नमस्कार दोस्तों, एग्ज़ाम T20 चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का मैं प्रियंका स्वागत करती हूँ। यूपी पीसीएस प्रीलिम्स एग्ज़ाम जो कि बहुत जल्दी होने वाला है, उसके लिए इस चैनल पर टेस्ट सीरीज़ चल रही है। इस टेस्ट सीरीज़ में हम लोग दृष्टि की यूपी पीसीएस की जो टेस्ट सीरीज़ है वो सॉल्व कर रहे हैं। ये अभी हिंदी वर्जन है। इसमें आप सभी लोग 100 प्रश्न देखेंगे जो कि 2-2 मार्क्स के हैं। ठीक है, तो आप चाहे इस पे साथ में सॉल्व कर सकते हैं और अपने जो स्कोर है वो आप नोट करते चलिए। आप सारे क्वेश्चंस के आंसर आप एक शीट पे लिखते चलिए और लास्ट में आप अपना मैच करके स्कोर देख सकते हैं। देखिए, जब पेपर को बहुत कम समय बचा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट सीरीज़ ही आपको फ़ायदा पहुंचा सकती है, क्योंकि आपने कंटेंट प्रिपेयर कर रखा है। आई होप आप सभी लोग बहुत पहले से प्रिपरेशन कर रहे होंगे, तो आप इस टेस्ट सीरीज़ के साथ अपना स्कोर देख सकते हैं, अपनी तैयारी बेहतर ढंग से कर सकते हैं। तो आप सभी लोग नीचे कॉमेंट डाउन करके अपने स्कोर बताइएगा और इस टेस्ट सीरीज़ से ज़्यादा लाभ लेने की कोशिश कीजिए, क्योंकि ये दृष्टि की टेस्ट सीरीज़ है जो कि क्वेश्चंस का फॉर्मेट वैसा ही दिया गया होगा जैसा कि पीसीएस एग्ज़ाम में पेपर आता है। तो चलिए इस पेपर को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न दिया गया है, शहरी कृषि के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हमें कुछ कथन दिए गए हैं और उनमें से सही कथन का चुनाव हमें करना है। इसके तहत कृषि के साथ साथ पशुपालन, जलीय कृषि और मधुमक्खी पालन भी किया जाता है। दूसरा कथन हमें दिया गया है, यह नगरीय उष्माद्वीप प्रभावों का मुकाबला करने के साथ शहरों के लिए फेफड़ों की भूमिका निभाती है। तीसरा कथन है, इससे जैविक कृषि कचरे को डंप करने हेतु अधिक लैंडफिल की आवश्यकता होती है। देखिए, जो हमें 3 कथन दिए गए हैं, इनमें सही कथन बताना है हमें। तो जो शहरी कृषि होती है, ये क्या होती है, शहर के आसपास की जाती है और यहाँ पर जो कृषि के साथ साथ जैसे पशुपालन हो गया, मधुमक्खी पालन हो गया, ये सब चीज़ें इसी के साथ की जाती हैं। तो पहला कथन हमें सही दिया गया है। इसके तहत कृषि के साथ साथ पशुपालन, जलीय कृषि और मधुमक्खी पालन भी किया जा सकता है। दूसरा कथन हमें दिया गया है, यह नगरीय उष्माद्वीप प्रभावों का मुकाबला करने के साथ शहरों के लिए फेफड़ों की भूमिका भी निभाते हैं। ये पर्यावरण प्रबंधन में सहायता करते हैं। दूसरा कथन भी हमें बिल्कुल सही दिया गया है। तीसरा कथन है, इससे जैविक कृषि कचरे को डंप करने हेतु लैंडफिल की आवश्यकता होती है, ज़्यादा आवश्यकता होती है, किंतु ऐसा नहीं है। जो भी जैविक कचरा है यहाँ पर हम खाद के रूप में यूज़ कर सकते हैं और इसलिए इसमें क्या है, लैंडफिल की बहुत ही कम आवश्यकता होती है। तो तीसरा कथन गलत हो जाएगा। सही उत्तर क्या हो जाएगा, पहला और दूसरा कथन सही है, इसलिए ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, ऋग्वेद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन दिया गया है, ऋग्वेद में 1028 सूक्त हैं जिन्हें 10 पुस्तकों में व्यवस्थित किया गया है, जिन्हें मंडल के नाम से जाना जाता है। दूसरा कथन है, प्रत्येक मंडल को अनुवक नामक कई वर्गों में विभाजित किया गया है। तीसरा कथन है, राजसूय और अश्वमेध यज्ञों का आयोजन प्रधानों और राजाओं द्वारा किया जाता था। तो इनमें से हमें सही कथन बताना है। कौन सा सही कथन है? देखिए, जो ऋग्वेद की जानकारी है आप क्लास 6 की एनसीईआरटी से भी पढ़ सकते हैं। तो इस जो पुस्तक को, ऋग्वेद जो है, इस वेद को क्या है, 10 मंडल में विभाजित किया गया है। तो उन्हें क्या बोलते हैं, जो चैप्टर अलग अलग हैं उनमें क्या है, ये मंडल में विभाजित हैं और उन मंडलों में क्या है, 1028 सूक्त लिखे हुए हैं। तो यह बिल्कुल सही दिया गया है कथन। ये कब, ऋग्वेद का निर्माण कब हुआ था, ये आप लोग कमेंट करके बताइए। इसका संकलन कब किया गया था, या ऋग्वैदिक पीरियड का टाइम पीरियड आप लोग कमेंट कीजिए। प्रत्येक मंडल को अनुवक नामक कई वर्गों में विभाजित किया जाता है। तो जो मंडल है इनको कई वर्गों में विभाजित किया गया है और उसको किस नाम से जानते हैं, अनुवक बोलते हैं। दूसरा कथन भी हमें बिल्कुल सही दिया गया है। तीसरा कथन है, राजसूय और अश्वमेध यज्ञों का आयोजन प्रधानों और राजाओं द्वारा किया जाता था। देखिए, जो पुरोहित होते थे, ब्राह्मण जन होते थे, वो राजसूय और अश्वमेध जैसे यज्ञ करवाते थे और ये राजाओं द्वारा किया जाता था। यह भी कथन बिल्कुल सही दिया गया है और हमारे तीनों कथन इसके सही हो जाते हैं और उत्तर इसका डी हो जाएगा। ठीक है, तीसरा कथन आइए देख लेते हैं। तीसरा प्रश्न, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बम्बई डेक्कन में पहला राजस्व बंदोबस्त 1820 के दशक में किया गया था, यह हमें दिया गया कथन। और दूसरा कथन हमें दिया गया है कि वर्ष 1859 में अहमदाबाद में कपास आपूर्ति संघ की स्थापना हुई थी। तो देखिए, जो हमें पहला कथन दिया गया है कि बम्बई दक्कन में पहला राजस्व बंदोबस्त 1820 के दशक में हुआ था, बिल्कुल सही है पहला कथन। जो दूसरा कथन दिया गया है, 1859 में अहमदाबाद में नहीं, ब्रिटेन में कपास आपूर्ति संघ की स्थापना हुई थी, जबकि 1859 में मैनचेस्टर कॉटन कंपनी बनाई गई थी।
तो कथन 2 हमारा गलत हो जाएगा। इस प्रकार केवल पहला ही कथन सही है। अगला प्रश्न आइए देख लेते हैं। निम्नलिखित में से श्रिंकफ्लेशन को बेहतर रूप से वर्णित करता है। हमें श्रिंकफ्लेशन बताना है क्या होता है। यह अमेरिकी डॉलर के मुकाबले किसी देश की मुद्रा के मूल्य में होने वाली गिरावट है। दूसरा कथन है यह घटती मुद्रास्फीति के कारण किसी देश के सकल घरेलू उत्पाद में कमी है। तीसरा कथन दिया गया है यह बढ़ती उत्पादन लागत या बाजार प्रतिस्पर्धा के कारण किसी उत्पाद के आकार में होने वाली कमी है। या फिर चौथा कथन हमें दिया गया यह एक ऐसी स्थिति है जहां रोजगार के पर्याप्त अवसर होने के बावजूद लोग कार्य करने के लिए तैयार नहीं होते हैं, जिससे देश के सकल घरेलू उत्पाद में गिरावट आती है। देखिए श्रिंकफ्लेशन का सही जो उत्तर है वो सी हो जाएगा। श्रिंकफ्लेशन क्या होता है, यह बढ़ती उत्पादन लागत या बाजार प्रतिस्पर्धा के कारण किसी उत्पाद के आकार में होने वाली कमी से है। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित बौद्ध ग्रंथों में से कौन सा दार्शनिक विषयों से संबंधित है। देखिए बौद्ध ग्रंथ को त्रिपिटक बोलते हैं, जिसमें क्या कौन कौन से 3 तरह के पिटक हैं, लेकिन चारों ऑप्शंस में से हम देखते हैं अभिधम्म पिटक, विनय पिटक, त्रिपिटक या फिर सुत्त पिटक। देखिए त्रिपिटक के ही ये तीनों पार्ट हैं, अभिधम्म, विनय और सुत्त पिटक। इनमें से किस पार्ट में दार्शनिक के विषयों के संबंध में बोला गया है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, अभिधम्म पिटक में दार्शनिक विषयों से संबंधित वर्णन है। अगला प्रश्न देखते हैं। ऑलिव रिडले कछुओं के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। ऑलिव रिडले कछुओं के बारे में हम लोग को बताना है। तो पहला कथन क्या है, ये कछुए प्रशांत, अटलांटिक और हिंद महासागर के गर्म जल में पाए जाते हैं। दूसरा कथन दिया गया है ये अरीबाडा नामक अपने अनोखे सामूहिक घोंसलों के लिए जाने जाते हैं। तीसरा कथन है इसे इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर की रेड लिस्ट, जिसको IUCN बोलते हैं, इसकी रेड लिस्ट में लुप्त प्राय श्रेणी में सूचीबद्ध किया गया है। और चौथा कथन है ऑपरेशन जो ओलिविया है वो ऑलिव रिडले कुछ कछुओं का इसकी सुरक्षा के लिए शुरू किया गया है। तो इनमें से देख लेते हैं कौन सा कथन सही है। तो ये कछुए जो हैं वो प्रशांत और अटलांटिक और हिंद महासागर के गर्म जल में पाए जाते हैं। पहला कथन बिल्कुल सही दिया गया है। दूसरा कथन हमें दिया गया है कि ये अरीबाडा नामक अपने अनोखे सामूहिक घोंसलों के लिए जाने जाते हैं, तो ये भी बिल्कुल सही दिया गया है। ये कछुए जो इनकी नज़दीकी प्रजाति कैंपस रिडले, ये अराबिडा जो नामक स्थान है यहाँ पर अपने घोंसले बनाते हैं, इसलिए ये बहुत फेमस है। तीसरा दिया गया IUCN की रेड लिस्ट में ये लुप्त प्राय श्रेणी में है, ये गलत दिया गया है। लुप्त प्राय नहीं है, ये सुभेद के रूप में सूचीबद्ध किए गए हैं। और आगे दिया गया है ऑपरेशन ओलिविया जो दिया गया ये भी बिल्कुल सही दिया गया है, तो चौथा कथन भी सही है। इस तरह से सिर्फ तीसरा कथन गलत है और बाकी के 3 सही हैं। आप इसी प्रकार अपने आंसर को मार्क कर सकते हैं। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमें दिया गया है सहायक संधि के बारे में। ठीक है, सहायक संधि के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और हमें कुछ कथन दिए गए हैं और इनमें क्या करना है, हमें सही उत्तर बताना है। ठीक है, तो पहला कथन दिया गया है सहायक संधि व्यवस्था लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा प्रारंभ की गई थी। दूसरा कथन हमें दिया गया है हैदराबाद का जो निज़ाम है सबसे पहले अंग्रेजों के साथ सहायक संधि में शामिल हुआ था। अतः दोनों ही कथन हमें बिल्कुल सही दिए गए हैं। इस प्रकार हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, आंसर सी। ठीक है, दोनों कथन सही हैं, इसलिए उत्तर इसका सी हो जाएगा। सहायक संधि की शुरुआत लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा वर्ष 1798 में शुरू की गई थी। ठीक है, और हैदराबाद का जो निज़ाम था वो सबसे पहले अंग्रेजों के साथ सहायक संधि में शामिल हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है अर्थ आवर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है और सही कथन बताना है हमें, इसका आयोजन संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP द्वारा किया जाता है। दूसरा कथन है इसका आयोजन प्रतिवर्ष मार्च माह के अंतिम शनिवार को किया जाता है। और तीसरा कथन है वर्ष 2000 में प्रथम अर्थ आवर का आयोजन सिडनी में हुआ था। हमें इनमें से सही कथन बताना है। देखिए जो पहला कथन दिया गया है UNEP, ये गलत हो जाएगा। यहाँ पर क्या होगा, WWF द्वारा इसका आयोजन किया गया था 2007 में और सिडनी में किया गया था, तो ये वाला कथन बिल्कुल सही है। और इसका आयोजन प्रतिवर्ष मार्च माह के अंतिम शनिवार को किया जाता है। इस प्रकार हमारा उत्तर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आंसर डी। अगला प्रश्न देखते हैं। जैन धर्म के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और हमें बताना है कौन सा इसमें से कथन सही नहीं है।
ठीक है। तो पहला कथन जो हमें दिया गया है, जैन धर्म में सबसे महत्वपूर्ण विचार यह है कि प्रत्येक तत्व भौतिक और आध्यात्मिक कारकों का संयोजन है। ठीक है। अगला कथन दिया गया है, ऋषभनाथ प्रथम तीर्थंकर थे। बताइए ऋषभनाथ जो थे वो प्रथम तीर्थंकर थे या किस नंबर के थे। अगला दिया गया है, जैन धर्म के 4 सिद्धांत हैं। हमें बताना है इनमें से कौन सा कथन हमें सही दिया गया है। तो देखिए, जो जैन धर्म का महत्वपूर्ण विचार है कि प्रत्येक तत्व भौतिक और आध्यात्मिक कारकों का संयोजन है, यह तो हमें बिल्कुल सही दिया गया है। दूसरा कथन है कि ऋषभनाथ प्रथम तीर्थंकर थे, ये भी बिल्कुल सही दिया गया है। जो तीसरा दिया गया है, जैन धर्म में 4 सिद्धांत है, इसमें 4 नहीं है, इसमें 5 सिद्धांत है। कौन कौन से? अहिंसा, सत्य, अस्तेय, चोरी ना करना जिसको बोलते हैं, अपरिग्रह मतलब संपत्ति का संचय न करना, और जो लास्ट वाला है वो है ब्रह्मचर्य। अब हमें कमेंट करके बताइए जो ब्रह्मचर्य है ये किसने जोड़ा था, किस तीर्थंकर ने इसमें जोड़ा था। तो इस तरह से 5 सिद्धांत हो जाते हैं और हमारा उत्तर क्या हो जाएगा? 3, क्योंकि हमसे क्या पूछा गया है, कौन सा इसमें सही नहीं है। इस प्रकार उत्तर हमारा हो जाएगा डी। अगला प्रश्न देखते हैं, हॉर्नबिल के संबंध में कुछ कथनों पर विचार कीजिए, और यहाँ पर भी हमें यही बताना है कि कौन सा कथन सही नहीं है ना। देखते हैं इस प्रश्न को। हॉर्नबिल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला दिया गया है, उपोष्णकटिबंधीय वनों में हॉर्नबिल कैनोपी वृक्षों के साथ एक सहजीवी संबंध में रहते हैं। दूसरा कथन दिया गया है, भारत के भीतर दक्षिण पूर्वी क्षेत्र में हॉर्नबिल की जो प्रजातियां हैं उनकी विविधता उच्चतम है, और इसमें से हमें बताना है कौन सा कथन सही नहीं है, मतलब हमें कौन सा कथन गलत दिया गया है। इसको जानने के लिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जो हॉर्नबिल होती है एक प्रकार की पक्षी की प्रजाति है। ठीक है। तो यहाँ पर जो पहला कथन दिया गया है ये बिल्कुल गलत दिया गया है, ये ऐसा सहजीवी संबंध नहीं बनाते हैं। तो पहला कथन तो गलत हो गया। दूसरा कथन दिया गया है कि भारत के भीतर दक्षिण पूर्व क्षेत्र में, जबकि ये गलत दिया गया है, ये उत्तर पूर्व क्षेत्र में इनकी जो विविधता है वो सबसे उच्चतम पाई जाती है, तो ये भी कथन हमारा गलत हो जाता है। इसके संबंध में जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा सी, ना तो 1 सही है और ना 2। हॉर्नबिल जो है एक तरह की पक्षी की प्रजाति है, और नागालैंड में से हॉर्नबिल उत्सव के नाम पर भी इस पक्षी के नाम पर ही रखा गया है, मनाया जाता है, और इनकी लगभग भारत में 9 तरह की प्रजातियां पाई जाती हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं, वर्ष 1856 के एक मुक्त बंदोबस्त के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह पहली ब्रिटिश लगान बंदोबस्त प्रणाली थी, और दूसरा कथन दिया गया है, इसका एक उद्देश्य तालुकदारों का विस्थापन था। हमें इन दोनों में से सही कथन बताना है कौन सा है। तो हमें दोनों ही कथन सही दिए गए हैं कि ये ब्रिटिश लगान बंदोबस्त की एक प्रणाली थी, और तालुकदार का जो विस्थापन इसमें हुआ था, ठीक है, एक पूरी सामाजिक व्यवस्था इसमें भंग हो गई थी। और यहाँ पर दोनों कथन हमें बिल्कुल सही दिए गए हैं, क्योंकि जो तालुकदार होते थे वो क्या करते थे, सबसे पहले लगान वगैरह वसूलने का काम करते थे, जो कि किसानों के साथ बहुत अत्याचार करते थे। तो इसका विस्थापन हो गया था, जो बंदोबस्त प्रणाली लाई गई थी। इस प्रकार दोनों ही कथन सही हो जाएंगे और उत्तर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न हमें दिया गया है, बोमा कैप्चरिंग तकनीक का उपयोग किया जाता है किसके लिए? सरीसृपों को पकड़ने के लिए, स्तनधारियों को पकड़ने के लिए, पक्षियों को पकड़ने के लिए, या फिर कीटों को पकड़ने के लिए। तो बोमा कैप्चरिंग ये अफ्रीका में बहुत ही लोकप्रिय है। इसमें क्या करते हैं, यह एक पुरानी तकनीक है जिसमें जानवरों को पीछा करके उन्हें एक बाड़े में, फनल जैसी बाड़ होती है उसमें इनको ला करके बंद करने की प्रक्रिया की जाती है, मतलब पकड़ने के लिए किया जाता है। तो इसका जो बोमा कैप्चरिंग है वो सबसे ज़्यादा किस लिए यूज़ होता है? स्तनधारियों को पकड़ने के लिए। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न हमें दिया गया है, बौद्ध धर्म के संदर्भ में हमें सही कथन का चुनाव करना है और बताना है कौन सा कथन इसमें सही है। तो आइए जल्दी से सारे कथन देख लेते हैं। पहला है, हीनयान संप्रदाय बुद्ध की मूल शिक्षा या बड़ों के सिद्धांत में विश्वास करता है। पहला में हीनयान के बारे में दिया गया है। दूसरा दिया गया है, पहली बौद्ध संगीति राजगृह में सत्तापानी गुफा में आयोजित की गई थी। तीसरा कथन दिया गया है, महाप्रजापति जो गौतमी है वो भिक्षुणी बनने वाली पहली महिला थी, और इनमें से हमें सही उत्तर का चुनाव करना है। तो तीनों ही कथन हमें बिल्कुल सही दिए गए हैं। ठीक है, ये कथन आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिए। आगे देखते हैं, इसका उत्तर जो है वो डी सही हो जाएगा, क्योंकि तीनों ही कथन सही हैं। अब ये 14 नंबर का प्रश्न हमें सुपर कंप्यूटर के बारे में पूछा गया है, और इसमें हमें बताना है कौन सा सही कथन दिया गया है।
पहला देख लेते स्टेटमेंट, पेटाफ्लॉप सुपर कंप्यूटर की प्रसंस्करण गति की एक माप है। दूसरा कथन हमें दिया गया है, परम शिवाय IIT BHU में स्थापित पहला सुपर कंप्यूटर है। तीसरा कथन हमें दिया गया है, वैश्विक स्तर पर अमेरिका में सुपर कंप्यूटरों की संख्या सर्वाधिक है। और चौथा कथन दिया गया है, राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन संयुक्त रूप से विज्ञान प्रौद्योगिकी विभाग DST तथा इलेक्ट्रॉनिक सूचना विभाग जो है METI द्वारा संचालित किया जा रहा है। और इनमें से हमें सही कथन बताना है। देखिए इनमें जो तीसरा कथन दिया गया है, वैश्विक स्तर पर अमेरिका में सुपर कंप्यूटरों की संख्या सर्वाधिक है, ये गलत हो जाएगा। यहाँ पे क्या होगा, चीन में सबसे ज़्यादा है। बाकी सारे कथन हमें बिल्कुल सही दिए गए हैं, ठीक है। तो 1, 2 और 4 इसमें सही है और हमारा उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर B। चलिए जल्दी से अगला प्रश्न देख लेते हैं। हमें कथन दिया गया है, 17वीं शताब्दी में मद्रास, कलकत्ता और बॉम्बे महत्वपूर्ण बंदरगाह शहर बन गए थे। दूसरा कथन दिया गया है, शिमला की स्थापना गोरखा युद्ध के दौरान हुई थी। तीसरा कथन दिया गया, वर्ष 1864 में वायसरॉय जॉन लॉरेंस ने आधिकारिक तौर पर अपनी परिषद को शिमला में स्थानांतरित कर दिया गया था। और इनमें से हमें सही कथन बताना है। तो जो पहला कथन दिया गया 17वीं शताब्दी, ये गलत हो जाएगा। यहाँ पर क्या होगा, 18वीं शताब्दी में मद्रास, कलकत्ता और बॉम्बे महत्वपूर्ण बंदरगाह शहर बन गए थे। तो पहला कथन हमारा गलत है। दूसरा कथन बिल्कुल सही दिया गया है, 1815-16 में गोरखा युद्ध हुआ था, ठीक है। तो शिमला की जो स्थापना है वो गोरखा युद्ध के दौरान हुई थी। और 1864 में वायसराय जो जॉन लॉरेंस थे, उन्हें आधिकारिक तौर पर अपनी परिषद को कहाँ स्थानांतरित कर दिया था, शिमला में। अतः कथन 2 और 3 सही हैं और उत्तर भी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, H2O पहल के संदर्भ में हमें निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और सही कथन बताना है। इस पहल के तहत स्कूली छात्रों द्वारा प्रस्तुत भारतीय नदियों के संरक्षण पर केंद्रित कहानियों पर आधारित एनिमेटेड फिल्मों का विमोचन किया गया। इस पहल को संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन, जिसे यूनेस्को बोलते हैं, द्वारा राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन NMCG के साथ संयुक्त रूप से शुरू किया गया था। हमें बताना है कौन सा कथन सही है। इसमें दोनों ही कथन हमें सही दिए गए हैं, ठीक है। आप इन कथन को पढ़ लीजिए और इनको तैयार कर लीजिए अगर आपको नहीं याद है। इस तरह से हमारा उत्तर C सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उस स्तूपों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हमें स्तूपों के बारे में कुछ कथन दिए गए हैं और हमें सही उत्तर इसमें से बताना है। चलिए देख लेते हैं। पहला जो कथन दिया गया है, इनकी उत्पत्ति एक साधारण अर्धगोलाकार टीले के रूप में हुई, जिसे बाद में अंड कहा गया, ठीक है। दूसरा कथन हमें दिया गया, स्तूपों की रेलिंग और स्तंभों पर मिले शिलालेखों में निर्माण हेतु किए गए दान को अंकित किया गया है। अब हमें इनमें से सही कथन बताना है। दोनों ही कथन हमें बिल्कुल सही दिए गए हैं और हमारा आंसर C सही हो जाएगा। कवच क्या है, कवच के बारे में हमें बताना है। कवच एक स्वचालित सुरक्षा प्रणाली है या एक सक्रिय सुरक्षा प्रणाली है, इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का समुच्चय है या फिर रेडियो आवृत्ति पहचान करने के उपकरणों का समुच्चय है। देखिए कवच क्या है, यह स्वचालित सुरक्षा प्रणाली है, ठीक है। ट्रेन सुरक्षा प्रणाली है। तो कवच किससे रिलेटेड है, स्वचालित सुरक्षा ट्रेन प्रणाली से। और यहाँ पे हमारा उत्तर A सही हो जाएगा। अगला प्रश्न 19 नंबर है। इसमें हमसे पूछा गया है, बॉम्बे में वास्तुकला के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब बॉम्बे में जो वास्तुकला है उसके आधार पर हमें कुछ कथन दिए गए हैं और क्या करना है, सही कथन का हमें चुनाव करना है। नवगौथिक शैली की विशेषता केवल ऊंची छतें, नुकीले मेहराब और व्यापक अलंकरण है। दूसरा कथन है, विक्टोरिया टर्मिनस नवगौथिक शैली का उदाहरण है। तीसरा कथन है, हाइब्रिड इंडो सार्सेनिक वास्तुकला शैली वह है जिसमें 19वीं शताब्दी में विकसित भारतीय और यूरोपीय वास्तुकला के तत्वों को शामिल किया गया था। देखिए जो पहला कथन है सही दिया गया है। जो नवगौथिक शैली है इसकी विशेषता क्या था कि ऊंची छतें, नुकीले मेहराब और इस पर व्यापक अलंकरण किया जाता था। इसमें छतें बहुत ही ऊंची उठी हुई होती थी और बाहर से साज सज्जा बहुत बारीक तरीके से की जाती थी नुकीले मेहराबों के साथ साथ। दूसरा कथन सही है। इसका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल क्या है, विक्टोरिया टर्मिनस।
तीसरा कथन दिया गया है, देखिए जो इंडो सार्सेनिक है ये हाइब्रिड है किसका किसका, हिंदू और जो यूरोप में मुस्लिम्स होते थे उनकी वास्तुकला शैली का। किंतु यह जो 19वीं शताब्दी दी गई है ये गलत दिया गया है, ये 20वीं शताब्दी थी। इसमें विकसित भारतीय और यूरोपीय वास्तुकला के तत्वों को शामिल किया गया था। इस तरह में तीसरा कथन गलत हो जाएगा, पहला और दूसरा कथन बिल्कुल सही दिया गया है। इसका सही उत्तर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न चलिए जल्दी से देख लेते हैं। अब हम 20वें प्रश्न पर आ चुके हैं। ओल चिकी निम्नलिखित भाषाओं में किसकी लिपि है? देखिए लिपि भी हमें याद करना ज़रूरी है और यहाँ पर पूछा गया बोडो, डोगरी, संथाली या फिर तुलु किसकी है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, संथाली। ओल चिकी किसकी लिपि है? संथाली की है। अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए इन सब की अगर लिपि की बात करें, जो बोडो है, बोडो भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, डोगरी भाषा डोगरी लिपि में ही लिखी जाती है, और जो तुलु भाषा है वो किसमें? तिगलारी लिपि में। ठीक है, इन तीनों की भी लिपि आप लोग इसी के साथ देख लीजिए। अगला प्रश्न है, प्राचीन भारत में विवाह नियमों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही कथन का उत्तर दीजिए। देखिए सभी प्रश्न में ऐसे आजकल पीसीएस के जो एग्ज़ाम में कथन वाले प्रश्न बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं और जितनी ज़्यादा हम ऐसे क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेंगे तो हमें दिक्कत नहीं होगी। पूछा गया गोत्र प्रणाली विवाहों में सगोत्र विवाह को सुनिश्चित करने के लिए की गई थी, और दूसरा कथन दिया गया धर्मशास्त्रों में वर्णित नियम समाज के सभी वर्गों पर बाध्यकारी थे। इन दोनों कथन में से हमें सही कथन बताना है कौन सा है। ठीक है, तो आपको अगर बता दूं तो इसमें दोनों ही कथन हमें गलत दिए गए हैं। क्यों? अपने गोत्र से बाहर जो विवाह कर देना ही अपेक्षित था उस समय, और गोत्र प्रणाली के नियमों के द्वारा इसे सुनिश्चित किया गया था, तो पहला कथन यहाँ पर गलत हो जाता है। दूसरा कथन दिया गया है धर्मशास्त्रों में वर्णित नियम समाज सभी वर्गों पर बाध्यकारी थे, ऐसा कुछ भी नहीं था, सिर्फ जो ब्राह्मणवादी थे उनके खिलाफ थे। ठीक है, उनसे सबके लिए बाध्यकारी नहीं होते थे, तो सभी समाज पर तो ये बाध्यकारी नहीं थे। दूसरा कथन भी हमारा गलत हो जाएगा। इस प्रकार दोनों ही कथन हमारे गलत हैं, और ना तो एक और ना तो दूसरा, कोई भी सही नहीं है। आंसर नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। इंडिया प्लास्टिक पैक्ट जो आईपीपी है, इसके संबंध में कथन हमें बताना है और कौन सा गलत है। देख लीजिए, पूछा गया है सही नहीं है। आईपीपी को वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर WWF जिसे कहते हैं, इसके द्वारा लॉन्च किया गया है। और दूसरा कथन है भारत प्लास्टिक समझौता करने वाला एशिया का पहला देश बन गया है। तो जो पहला कथन हमें दिया गया बिल्कुल गलत दिया गया है। क्यों? क्योंकि WWF द्वारा नहीं, भारतीय उद्योग संघ जो कि CII है, इसके द्वारा इसको लॉन्च किया गया है, और भारत इसका जो समझौता करने वाला एशिया का पहला देश बन गया, ये बिल्कुल सही दिया गया है। इस प्रकार कथन 2 हमारा सही हो जाएगा, सही। और हमसे पूछा क्या गया है कौन सा सही नहीं है, तो उत्तर 1। ओके, अगला प्रश्न देखते हैं। भारत के इतिहास में निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। देखिए ऐसा प्रश्न हर बार एग्जाम में आता ही आता है और इस बार भी आएगा, तो आप ऐसे क्वेश्चन की प्रैक्टिस ज़रूर करते चलिए, क्योंकि हमसे क्या पूछा जाता है, निम्नलिखित घटनाक्रम का विचार कीजिए, और इनको क्या करते हैं क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाना होता है या फिर कालानुक्रम में। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो महत्वपूर्ण इवेंट हुए हैं मॉडर्न हिस्ट्री में या फिर और भी पूरी इतिहास में, उनके समय को हमें बहुत अच्छे से याद करना पड़ेगा। यहाँ पर पूछा गया है कौन कौन से समय में ये चीज़ें हुई हैं। बारदोली में किसान आंदोलन, दूसरा दिया गया है कांग्रेस मंत्रियों का इस्तीफा, गांधी इरविन समझौता और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। हम ये तभी अरेंज कर पाएंगे जब इनकी डेट हमको पता होगी। तो आप लोगों ने देखा है कि बारदोली किसान आंदोलन हुआ था, ये कब हुआ था 1928 में। डेट याद करिए, डेट के साथ साथ सारी चीज़ें हम लोग को क्लियर होती जाएंगी। कांग्रेस मंत्रियों ने इस्तीफा कब दिया था ये सबसे पहले अब जान लेते हैं, इसकी भी डेट लिख लीजिए 1939। ठीक है, गांधी इरविन समझौता कब हुआ था, जब द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हुआ था, है ना, उसमें हुआ था। वो कब हुआ था 1931 में। दोनों की डेट क्या है 1931 है, लेकिन अब हमें यहाँ पे क्या पता होना चाहिए, मंथ भी पता होना चाहिए। तो जो गांधी इरविन समझौता हुआ था ये मार्च में हुआ था। जो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हुआ था ये कब हुआ था, 4 दिसंबर को हुआ था। तो इसमें हम अगर इसको अरेंज करें तो इसका हमारा ऑप्शन क्या सही हो जाएगा, 1, 3,
पहले क्या होगा 1928 में बारदोली में किसान आंदोलन, फिर क्या है मार्च में होगा गांधी इरविन समझौता, और उसके बाद द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, और फिर कांग्रेस क्या करेंगे, जो उनकी मंत्रिपरिषद है वो इस्तीफा देंगे। इस तरह हमारा उत्तर ए सही हो जाएगा। देखिए एक बार इस प्रश्न को फिर से देख लीजिए, क्योंकि ऐसे प्रश्न जरूर आते हैं, और सारी डेट जरूर याद कर लीजिए। अगला प्रश्न हमें दिया गया है, हाल ही में महात्मा गांधी के नाम पर एक ग्रीन ट्रायंगल का अनावरण किया गया, या मेडागास्कर की राजधानी एंटानानारिवो में किया गया था। दूसरा कथन दिया गया है, गांधी जी वर्ष 1893 में दादा अब्दुल्ला नामक व्यापारी के कानूनी सलाहकार के रूप में सेवा करने हेतु डरबन नटाल पहुंचे थे। और तीसरा कथन हमें दिया गया, टॉलस्टॉय फॉर्म को सत्याग्रह का जन्म स्थान माना जाता है, लेकिन फिनिक्स फॉर्म में सत्याग्रह को संघर्ष के हथियार के रूप में ढाला गया था। इन कथनों में से हमें सही कथन बताना है कौन सा है। तो इसमें पहला कथन बिल्कुल सही दिया गया है, दूसरा कथन भी सही दिया गया है, तीसरा कथन हमें उल्टा दे दिया गया है। कैसे? जो टॉलस्टॉय फॉर्म है उसको नहीं, जबकि फिनिक्स फॉर्म को क्या कहते हैं, सत्याग्रह का जन्म स्थान माना जाता है, और टॉलस्टॉय फॉर्म में सत्याग्रह को संघर्ष के रूप में हथियार के रूप में ढाला गया था। तो बिल्कुल उल्टा दिया गया है। इस तरह हमारा कथन 3 जो है वो गलत दिया गया है, और सही उत्तर हो जाएगा केवल पहला और दूसरा, मतलब आंसर बी सही है। अगला प्रश्न जल्दी से देख लेते हैं। 25 क्वेश्चन हम कर चुके हैं, 24 और 25वें प्रश्न पे आ गए हैं। हमसे इन कथनों में बोला गया है कि मध्य एशिया से आए शकों को मलेच कहा जाता था, और दूसरा कथन है संस्कृत ग्रंथों और शिलालेखों ने व्यापारियों को नामित करने के लिए वणिक शब्द का उपयोग किया था। हमें इनमें से सही कथन बताना है। दोनों ही कथन बिल्कुल सही दिए गए हैं। मध्य एशिया में शकों को मलेच के नाम से जाना जाता था, और संस्कृत ग्रंथों में जो शिलालेख हैं उनमें व्यापारियों को नामित करने के लिए वणिक शब्द का प्रयोग किया गया है। अगला प्रश्न जल्दी से देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन नेत्रा, अब ये नेत्रा क्या है इसको सबसे पहले समझते हैं। नेटवर्क फॉर स्पेस ऑब्जेक्ट्स ट्रैकिंग एंड एनालिसिस। देखिए साथ में चीज़ें देखिए जो कथन दिए गए हैं, इनके साथ साथ हम और भी प्रश्न देख सकते हैं, अगर आते हैं तो पहचानने में काम आ सकते हैं। तो हमें दिया गया है इसमें इस परियोजना के बारे में कुछ कथन दिए गए हैं, और हमें सही कथन बताना है। क्या है इसका सही उत्तर? सूर्य का अध्ययन करने वाला यह भारत का पहला मिशन है। नेत्रा के बारे में बोला गया है। दूसरा दिया गया है 1 सेंटीमीटर जितनी छोटी जो वस्तुएं होती हैं इनको चिन्हित कर सकता है और पता लगा सकता है, और इनको सूचनाबद्ध कर सकता है। तीसरा कथन दिया गया है यह सतत भारतीय मानव अंतरिक्ष अन्वेषण कार्यक्रम का नींव रखता है। और चौथा कथन हमें दिया गया है यह अंतरिक्ष में एक पूर्व चेतावनी प्रणाली है। तो इन सब में से सही उत्तर क्या है? सही उत्तर हो जाएगा डी। ये क्या है? नेत्रा। नेत्रा एक अंतरिक्ष में पूर्व चेतावनी प्रणाली है, ठीक है, जिसको बोलते हैं नेटवर्क फॉर स्पेस ऑब्जेक्ट्स ट्रैकिंग एंड एनालिसिस। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। ये भी यूपी पीसीएस का बहुत फेमस प्रश्न है। क्या करता है? मिलाने के लिए दे देता है और बताना पड़ता है इसमें से सही कथन कौन सा है या सही सुमेलित कौन सा है। तो देखते हैं। लखनऊ समझौता में दिया गया है इसका स्थापना वर्ष 1915 था। फिर दूसरा दिया गया मुस्लिम लीग 1906 में इसकी स्थापना हुई, और हिंदू महासभा की स्थापना 1915 में हुई थी। अब बताइए इनमें से कौन कौन सा सुमेलित है। तो जो लखनऊ समझौता है आप लोग को याद होगा ये कब हुआ था? ये 1916 में हुआ था, है ना, 1915 में नहीं हुआ था। पहला कथन तो गलत हो गया। दूसरा देखते हैं 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी, बिल्कुल सही है। किसने की थी ये आप हमें कमेंट करके बताइए। तीसरा दिया गया हिंदू महासभा, इसकी स्थापना 1915 में हुई थी, ये भी बिल्कुल सही दिया गया है। तो हमारा दूसरा और तीसरा कथन बिल्कुल सही दिया गया है। इस प्रकार हमारा उत्तर ए सही हो जाएगा। 28 नंबर प्रश्न में हमसे पूछा गया कौन सा मेडागास्कर द्वीप के सबसे निकट द्वीप है? रीयूनियन द्वीप समूह, डिएगो गार्सिया, मॉरिशस या फिर कोमोरोस। और इसका सही उत्तर है कोमोरोस। कोमोरोस क्या है इनमें से? सबसे निकट है मेडागास्कर के पास। इसकी जो दूरी है वो 782 किलोमीटर है। ठीक है, जो रीयूनियन द्वीप है ये 980 किलोमीटर दूर है मेडागास्कर से। और जो डिएगो गार्सिया है इसकी जो दूरी है इसकी हो जाएगी 3039 किलोमीटर। तो सबसे पास में कौन है? और मॉरिशस का भी देख लेते हैं जल्दी से। ये 1132 किलोमीटर की दूरी पे है। तो सबसे कम कौन सा हो जाएगा? कोमोरोस हो जाएगा। इस प्रकार हमारा सही उत्तर है डी। अब हमसे अगले प्रश्न में पूछा गया है जो कि 29 नंबर का प्रश्न है, और इसमें पूछा गया बौद्ध और जैन ग्रंथों में किन महाजनपदों का उल्लेख किया गया है? अब इनमें हमें 6 दिए गए हैं और किन किन का उल्लेख इसमें किया गया है ये हमें बताना है।
कुरु, मल्ल, चेदी, सूरसेन, अवंती, काशी। देखिए बौद्ध और जैन ग्रंथों में अगर देखते हैं तो हम यहाँ देखते हैं कि 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। और इन 16 महाजनपदों में से कौन कौन से हैं, ये सारे के सारे ही हैं। ठीक है, और आप सारे जो जितने भी 16 महाजनपद हैं उनके बारे में ज़रूर याद रखिए कौन कौन से थे। सबसे पहले तो ये सबके सब हैं, इसलिए उत्तर डी हो जाएगा। और उनका नाम है, देखिए, काशी, कौशल, अंग, मगध, मगध इसमें सबसे शक्तिशाली साम्राज्य था, मतलब महाजनपद था, वज्जी, मल्ल, चेदी, वत्स, कुरु, पांचाल, मत्स्य, सूरसेन, अवंती, अश्मक, कंबोज और गांधार। इस तरह से ये 16 महाजनपद थे और इनकी राजधानियां भी आप लोग बहुत ही अच्छे से याद कर लीजिए क्योंकि इनसे प्रश्न बनता है। अगला प्रश्न देखते हैं। हमसे पूछा गया है, कुछ कथन दिए गए हैं और फिर से हमें क्या करना है, सही कथन बताना है। ये प्रश्न करते करते हम लोग इतना प्रैक्टिस कर लेंगे कि वहाँ पर हम लोग समझ जाएंगे कौन सा सही है कौन सा नहीं है, और बहुत आसानी से हम लोग सॉल्व कर लेंगे। इतनी प्रैक्टिस हम लोग पहले ही करके जाएंगे, है ना। तो सभी लोग प्रैक्टिस करिए हमारे साथ में। चलिए, पहला कथन है, तमिल महाकाव्य शिलप्पाधिकारम, इसको सतनार द्वारा रचित किया गया था, रचना की गई थी। दूसरा कथन है, पुराणों में केवल सृष्टि की रचना और सृष्टि की प्रक्रिया में जो सम्मिलित देवता है उनके बारे में ही वर्णन किया गया है। और हमें सही कथन बताना है कौन सा है। तो जो पहला कथन है हमें इसमें दिया गया है सतनार। सतनार ने इसकी रचना नहीं की थी, इसकी रचना करने वाले थे इलांगो। इलांगो महाकवि थे, ये गलत हो जाएगा। दूसरा कथन जो दिया गया है, सिर्फ इसमें क्या है, सृष्टि की रचना और सृष्टि की प्रक्रिया में जो सम्मिलित देवता हैं उनके बारे में वर्णन है, ये भी गलत दिया गया है। उससे जो रिलेटेड और राजाओं के बारे में भी कुछ कहानियाँ इसमें दी गई हैं, संसार में सृष्टि में और भी जो महान राजा हुए हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हमारे दोनों ही कथन गलत हैं। और हमसे पूछा सही गया है, तो ना तो एक और ना तो दो, दोनों ही सही नहीं है। हाइपरसोनिक मिसाइल के बारे में जो कथन दिए गए हैं उनको जल्दी से हम लोग देख लेते हैं और सही उत्तर बताते हैं। हाइपरसोनिक मिसाइल प्रणाली के अंतर्गत कोई मिसाइल या आयुध कम से कम 5 मैक की गति से उड़ान भरने के साथ गैर गतिशील होते हैं। दूसरा कथन है, हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल ठोस ईंधन चलित उच्च गति वाले इंजन द्वारा संचालित होती है जो इसके लक्ष्य तक पहुंचने के बाद गति प्रदान करता है। दोनों कथन में से हमें सही बताना है कौन सा कथन सही है। दोनों ही हमें गलत दिए गए हैं। या गैर गतिशील नहीं है, या ध्वनि की जो गति होती है उससे अधिक गति से मूव करती है, मतलब ये ध्वनि की गति से 5 गुना और भी ज़्यादा गति से उड़ान भरता है, तो ये तो गलत हो जाएगा। दूसरा कथन दिया गया है, ये ठोस ईंधन या ठोस नहीं है, तरल ईंधन से चलित उच्च गति वाले इंजन द्वारा संचालित होती है। दोनों कथन गलत हैं, इसलिए हमारा उत्तर क्या सही हो जाएगा, ना तो एक और ना तो दो। सही कथन पूछा गया था ना। संगम काल के समय के हमसे पूछा गया है, कुछ कथन दिए गए हैं। पहला कथन है, तोलकाप्पियम तमिल व्याकरण का सबसे पुराना संग्रह है। और दूसरा कथन दिया गया है, इस काल में महिलाओं को अपना जीवन साथी चुनने का अनुमति भी दे दी गई थी। तो इनमें से हमें बताना है कौन सा कथन सही है। दोनों ही कथन हमें सही दिए गए हैं, अतः हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, एक और दो, दोनों। अगला प्रश्न देख लेते हैं जल्दी से। नेक्स्ट है, अशोक के अभिलेख निम्नलिखित में से किस भाषा लिपि में उत्कीर्ण किए गए थे। हमें सही उत्तर ढूंढ के बताना है, इनमें से कौन कौन से भाषाएं हैं जिनमें अशोक के शिलालेख लिखे गए थे, ठीक है, उत्कीर्ण किए गए थे। पहला ऑप्शन है प्राकृत, संस्कृत, अरामाइक, ब्राह्मी या फिर ग्रीक। हमें इनमें से जल्दी से अपने आंसर को देखना है। और इसमें देखिए जो ऑप्शन दिए गए हैं, केवल 1, केवल 3, केवल 4 या सभी 5। हमें इनमें से उत्तर बताना है। देखिए जो अशोक के शिलालेख हैं वो सबसे ज़्यादा तो प्राकृत भाषा में मिलते हैं, ठीक है। और क्या है, इनकी जो भाषा अरामाइक और ग्रीक भी है, ठीक है। ब्राह्मी लिपि भी इन्होंने यूज़ की है उत्कीर्ण कराने में। तो ये 4 तरह के शिलालेख मिलते हैं, संस्कृत में नहीं मिलते हैं। तो प्राकृत, अरामाइक, ग्रीक और ब्राह्मी लिपि में इनके शिलालेख मिलते हैं। और ग्रीक और जो अरामाइक लिपि है, ठीक है, इसका प्रयोग इन्होंने अफगानिस्तान में किया है, अफगानिस्तान के क्षेत्र में। तो 4 इसमें सही हो जाएंगे, तो आंसर नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। आगे देखें, पूछा गया है बामियन बुद्ध के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सही है। पहला है, मैसायनाक नाम का पुरातात्विक स्थल लैपिस लाजुली से समृद्ध है। ओके। फिर है, बामियन से संबंधित बुद्ध की सभी प्रतिमाओं की मुद्रा समान है। और तीसरा कथन दिया गया, यह मूर्तियां गुप्त ससैनियन
एवं हेलेनिस्टिक कलात्मक शैलियों के संगम की प्रमुख उदाहरण थी। हमें इनमें से सही उत्तर का चयन करना है। तो मैं आपको बता दूं, इसमें पहला और दूसरा कथन बिल्कुल गलत दिया गया है, तीसरा सही दिया गया है। जो मेस ऐनाक है ये अफगानिस्तान का सबसे बड़ा तांबे का भंडार था। ठीक है, ये लैपिस लाजुली से समृद्ध नहीं है, तो पहला कथन तो गलत हो गया। ये मूर्तियां गुप्त और ससैनियन एवं हेलेनिस्टिक कलात्मक शैलियों की संगम थी, ये बात सही है, किंतु जो बुद्ध की सभी प्रतिमाएं वो एक ही मुद्रा में नहीं मिलती हैं, समान नहीं मिलती हैं, दो अलग अलग मुद्राओं के साथ मिलती हैं। अतः कथन तीसरा वाला हमारा सही हो जाएगा। ऑप्शन देख लीजिए, ठीक है, केवल तीसरा ऑप्शन भी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और हमसे पूछा गया है, दोनों कथन देख लेते हैं। स्टेटमेंट है लिथोग्राफ और मुद्रित खंड पांडुलिपियों के उदाहरण हैं। आहत सिक्के आमतौर पर गोलाकार होते थे। दोनों कथन में से सही कथन बताना है। देखिए ये प्रश्न सभी को आता होगा। पांडुलिपियाँ क्या थी? जो कि पांडुलिपियाँ होती थी जैसे किसी ताड़ के पत्ते पर लिखित जो लिपियाँ हो गई है ना, या फिर कपड़े पे लिखा, छाल पे, जो भुर्ज नामक पेड़ की छाल पर, ऐसे ही क्या किया जाते थे, मुद्रित किए जाते थे, लिथोग्राफ पर नहीं। तो पहला कथन तो गलत हो गया। आहत सिक्कों की बात करें तो ये आमतौर पर गोलाकार होते थे, ये हमें दिया गया है। देखिए आहत सिक्कों का आकार कोई निश्चित नहीं था कि गोल ही होंगे, ये चौकोर भी होते थे, चपटे भी होते थे। तो दूसरा कथन भी हमारा गलत हो जाता है। इस तरह ना तो एक सही है और ना दूसरा सही है। अब हमें सूफियों के संदर्भ में कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं और उनमें उनकी पहचान करनी है। पहला कथन है सूफियों ने मुस्लिम धार्मिक विद्वानों द्वारा बनाए गए विस्तृत अनुष्ठानों और आचार संहिता को अस्वीकार नहीं किया था। दूसरा कथन है इन्होंने जिक्र का उपयोग कर प्रशिक्षण के विस्तृत तरीके विकसित किए थे। अगला स्टेटमेंट है 12वीं शताब्दी के बाद मध्य एशिया से आने वाले सूफी बड़ी संख्या में हिंदुस्तान में ही बस गए। और चौथा स्टेटमेंट है सूफी संतों ने अपनी सभाओं का आयोजन अपने खानकाहों या फिर धर्मशालाओं में किया था। तो हमें बताने हैं इन चारों स्टेटमेंट में से कौन सा स्टेटमेंट सही है। आइए जल्दी से देख लेते हैं। जो पहला स्टेटमेंट दिया गया है, सूफियों ने क्या किया था, मुस्लिम और धार्मिक विद्वानों द्वारा जो बनाए गए थे विस्तृत अनुष्ठान, उनको क्या किया था, आचार संहिता को स्वीकार नहीं किया था, अस्वीकार नहीं किया था। जबकि यहाँ पर ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत हो जाएगा। ठीक है, उन्होंने अस्वीकार कर दिया था। तो ये पहला स्टेटमेंट तो गलत हो गया। दूसरा स्टेटमेंट है इन्होंने जिक्र का उपयोग कर। जिक्र क्या है? जिक्र मतलब नाम का जप करना, चिंतन करना। तो उसका प्रयोग करके इन्होंने प्रशिक्षण के विस्तृत तरीके विकसित किए थे। तो कथन दूसरा तो सही हो जाएगा। फिर हमें दिया गया 12वीं शताब्दी के बाद मध्य एशिया से आने वाले सूफी बड़ी संख्या में हिंदुस्तान में बस गए थे। देखिए यहाँ पे 12वीं नहीं 11वीं शताब्दी होगा, इसलिए ये भी गलत हो जाएगा। सूफी संतों ने अपनी सभाओं का आयोजन खानकाहों या धर्मशालाओं में किया, ये बिल्कुल सही है। तो हमारा स्टेटमेंट नंबर 2 और 4 करेक्ट हो जाएगा। ढंग से आप लोग देख लीजिए, स्टेटमेंट भी एक बार पढ़ लीजिए, जो चीज़ें नहीं आ रही वो प्रिपेयर होती जाएंगी। अगला प्रश्न जल्दी से देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और हमें फिर से स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आप जानते हैं कितने पूछे जाते हैं और उसी तरह हम लोग भी उसकी प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो प्रश्न दिया गया है, वर्ष 1921 का जो मालाबार विद्रोह है उसमें ब्रिटिश शासकों और स्थानीय हिंदू जमींदारों के खिलाफ होने वाला मुस्लिम किसानों का विद्रोह था। मालाबार विद्रोह को धार्मिक विद्रोह के रूप में भी वर्णित किया गया और मोपला मुख्य रूप से दक्षिण केरल में रहते हैं। ये हमें 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं और तीनों में से हमें बताना है कौन सा सही है। आइए देख लेते हैं जल्दी से। जो वर्ष 1921 में मालाबार विद्रोह है, इसमें ब्रिटिश शासकों और स्थानीय हिंदू जमींदारों के खिलाफ होने वाला एक मुस्लिम किसानों का विद्रोह था, ये बिल्कुल सही दिया गया है। दूसरा दिया गया मालाबार विद्रोह धार्मिक विद्रोह के रूप में भी वर्णित किया गया है, बिल्कुल नहीं, यह किसान विद्रोह के रूप में वर्णित किया गया। तो दूसरा कथन गलत हो जाएगा। मोपला मुख्य रूप से दक्षिण केरल में रहते थे, ऐसा नहीं है, वो उत्तरी केरल में रहते थे। यहाँ दक्षिण की जगह अगर उत्तर होता तो हमारा ये स्टेटमेंट सही हो जाता। तो दोनों स्टेटमेंट गलत दिए गए हैं, केवल पहला स्टेटमेंट सही, इसलिए उत्तर ए हो जाएगा। पूछा गया है हमसे 2 स्टेटमेंट में, मुगल दरबार के इतिहास को तुर्की भाषा में लिखा गया था। दूसरा कथन है मुगल भारत की सभी पुस्तकें पांडुलिपियों के रूप में थी। जल्दी से देख लेते हैं। देखिए मुगल दरबार का जो इतिहास था वो तुर्की में नहीं फारसी भाषा में लिखा गया था, पहला स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। और मुगल भारत की सभी पुस्तकें पांडुलिपियों के रूप में थी, ये सही दिया गया, क्योंकि पांडुलिपि क्या होती है, हस्तलिखित जो
होती हैं बुकें, उनको बोलते हैं। ठीक है, पुराने समय में ऐसे ही लिखा जाता था। हमसे पूछा गया कौन सा सही नहीं है ना, ये भी देखेंगे। तो पहला उत्तर सही नहीं है, इसलिए आंसर ए हो जाएगा। NBPW के बारे में अगला प्रश्न है। उत्तरी काले चमकदार पात्र जिन्हें बोलते हैं नदन ब्लैक पेंटेड वेयर, इनके संदर्भ में पूछा गया NBPW कठोर चाक निर्मित धातु की तरह दिखने वाले चमकदार काली सतह वाले पात्र थे, या फिर NBPW चरण प्रथम शहरीकरण से संबंधित है। थर्ड स्टेटमेंट है NBPW संस्कृति भारतीय महाद्वीप में लौह प्रौद्योगिकी के व्यापक उपयोग के काल से संबंधित है। तीनों कथन देख लीजिए एक बार पॉज करके और उत्तर देने की कोशिश कीजिए। देखिए, जो पहला है स्टेटमेंट बिल्कुल सही दिया गया है। दूसरा स्टेटमेंट गलत है क्योंकि प्रथम नहीं द्वितीय शहरीकरण से संबंधित है। तीसरा कथन दिया गया है वो भी बिल्कुल सही है। इस प्रकार हमारा उत्तर सी हो जाएगा, सही स्टेटमेंट पूछा गया है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। थेयम पूछा गया है, एक प्रसिद्ध अनुष्ठानिक कला रूप है। ये कहाँ का है? उत्तरी केरल का है, दक्षिणी केरल का, उत्तरी कर्नाटक या दक्षिणी कर्नाटक? देखिए, थेयम जो है ये उत्तरी केरल का है, यहाँ पे इसकी उत्पत्ति हुई थी। तो इसका 40 का आंसर नंबर ए हो जाएगा। अब कुछ कथन दिए गए हैं, ठीक है, स्टेटमेंट है। इस प्रश्न को देख लेते हैं। कीमतों को नियंत्रित करने के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने दिल्ली में विभिन्न वस्तुओं के लिए 3 अलग अलग बाजार स्थापित किए। ठीक है। दूसरा दिया गया, अलाउद्दीन खिलजी ने अपने सैनिकों को वेतन के लिए इक्ता के बजाय नगद दिया। ठीक है। मोहम्मद बिन तुगलक ने कृषि के विकास के लिए दीवाने कोही नामक एक नया विभाग स्थापित किया था, और मोहम्मद बिन तुगलक ने तांबे के स्थान पर चांदी का सिक्का चलाया। ठीक है, आपको बताने हैं कौन सा सही है। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। पहला स्टेटमेंट सही है, दूसरा स्टेटमेंट भी सही दिया गया, तीसरा भी सही है। देखिए, चौथा गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा? मोहम्मद बिन तुगलक ने क्या किया था? चांदी के सिक्कों की बजाय क्या किया था? तांबे के सिक्के चलाए थे, ऐसा इसमें दिया गया है। हाँ, इसमें उल्टा दिया गया है कि तांबे के स्थान पर चांदी का सिक्का चलाया गया, जबकि मोहम्मद बिन तुगलक ने चांदी के सिक्के, जिनको टंका बोलते थे, ठीक है, उनके स्थान पर तांबे का सिक्का चलाया था, और जीतल जिसको बोलते थे, ठीक है, वो चलाया था। तो इन्होंने बोला था यहाँ पर कि जो टंका के बराबर ही जीतल को भी स्वीकार किया जाएगा। तो ये स्टेटमेंट हमारा गलत दिया गया है। सही उत्तर हो जाएगा डी। केवल 3 स्टेटमेंट सही हैं, 1, 2 और 3, चौथा गलत है। आगे देखते हैं। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। देखिए, पिछला वाला स्टेटमेंट सही से पढ़ लीजिएगा क्योंकि ऐसे प्रश्न पूछे जरूर जाते हैं। अब हम लोग देखते हैं जो 42nd क्वेश्चन है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे मैच के लिए आ जाता है, पूछा जाता है कौन सही सुमेलित है। अब कुछ पुस्तकें दी गई हैं जिनसे हर बार प्रश्न आते ही आते हैं और उनके लेखक पूछे गए हैं। चलिए देख लेते हैं। पुस्तकें दी गई हैं, किताबुल हिंद इब्न बतूता की है, रेहला अल बरूनी की है, और हमसे पूछा गया अकबरनामा अबुल फजल की है, बादशाहनामा अब्दुल अहमद लाहौरी की है। ठीक है, तो किताबुल हिंद किसकी है? देखिए, किताबुल हिंद जो है वो अल बरूनी की है, तो पहला तो मैच नहीं है, गलत हो गया। और रेहला किसकी है? रेहला तो ये भी देखिए उल्टा ही दे दिया गया है, और ये हो गया इब्न बतूता की हो गई। ठीक है, दोनों स्टेटमेंट गलत दिए गए हैं। अब अकबरनामा अबुल फजल की है। ठीक है, अब हमसे पूछा गया चौथा वाला स्टेटमेंट, वो भी देख लेते हैं मैच है या नहीं है। तो तीसरा दिया गया अब्दुल हामिद लाहौरी, इनकी क्या थी? बादशाहनामा, बिल्कुल सही दिया गया। तो 2 हमारे क्या होंगे? युग्म सही हो जाएंगे। आंसर क्या हो जाएगा? बी। लेकिन इनको हमने क्रॉस करके मिला दिया है, तो आप लोग इसको भी याद कर लीजिए। पूछा गया है पाल दादवाव नरसंहार 1922 में हुआ था। ये किस राज्य में हुआ था? महाराष्ट्र, राजस्थान, गुजरात या फिर मध्य प्रदेश? इसका सही उत्तर हो जाएगा गुजरात में। ये हुआ किस लिए था? ये भू राजस्व कर जो लगाया गया था उसके विरोध में हुआ था। ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, गुजरात। जल्दी से अगला प्रश्न देखते हैं। 44 में हमसे पूछा गया है किसी मनसबदार का पद और उसका वेतन उसके जात से स्वतंत्र होते थे। पहला स्टेटमेंट है। सेकंड स्टेटमेंट देखते हैं। 5 भागों में लिखे गए अबुल फजल के अकबरनामा का प्रत्येक भाग एक विशिष्ट पहलू से संबंधित था। देखिए, पहला स्टेटमेंट गलत दिया गया है। ठीक है, जात के अनुसार ही क्या होता था? पद और वेतन होता था। दूसरा दिया गया है 5 भागों में लिखे गए अबुल फजल का अकबरनामा। देखिए, जो अकबरनामा अबुल फजल द्वारा रचित है, ये बात सत्य है, किंतु ये 5 भागों में नहीं 3 भागों में रचित है। तो 2 स्टेटमेंट हमारे दोनों ही गलत हैं, तो उत्तर हो जाएगा डी, ना तो 1 और ना तो 2।
अब हमसे पूछा गया है हम्पी के बारे में, है ना। हम्पी के बारे में बताते हैं। हम्पी कृष्णा तुंगभद्रा बेसिन में स्थित है, पहला स्टेटमेंट है। दूसरा स्टेटमेंट है महानवमी त्यौहार हम्पी में मनाए जाने वाले सबसे महत्वपूर्ण त्योहारों में से एक है। अगला स्टेटमेंट है विजय विट्ठल मंदिर का निर्माण 15वीं शताब्दी में राजा देवराय प्रथम ने कराया था। हमें 3 तरह के स्टेटमेंट दिए गए हैं और हमें बताना है ये सही नहीं है, इनमें से जो सही नहीं है, ठीक है। ये जरूर देख लीजिए स्टेटमेंट में क्या पूछा गया है, क्योंकि हम लोग इसी में मिस्टेक कर देते हैं। तो पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, हम्पी कृष्णा और तुंगभद्रा बेसिन के नदी घाटी में स्थित है, ठीक है। दूसरा है महानवमी त्यौहार, ये क्या है, हम्पी में मनाए जाने वाला सबसे महत्वपूर्ण त्यौहार में से एक था। विजय विट्ठल मंदिर जो है जिसका निर्माण 15वीं शताब्दी में कराया गया था, ये बिल्कुल सही है, किंतु राजा देवराय ने नहीं कराया था, इसका निर्माण कराया था कृष्ण देव राय ने, ठीक है। तो यहाँ पर ये तीसरा स्टेटमेंट गलत हो जाता है और हमसे पूछा भी यही गया है, तो आंसर नंबर इसका हो जाएगा बी, ठीक है। अगले प्रश्न के साथ चलते हैं। रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन तकनीक, जिसको RFID बोलते हैं, इसके बारे में स्टेटमेंट है। यह एक प्रकार की वायरलेस ट्रैकिंग प्रणाली है जिसमें टैग और रीडर शामिल है। दूसरा हमें दिया गया है सक्रिय RFIDs जो हैं इनको रीडर द्वारा संचालित करने के लिए विद्युत चुंबकीय ऊर्जा का उपयोग किया जाता है। और तीसरा स्टेटमेंट है निष्क्रिय टैग की तुलना में सक्रिय टैग की जो रेंज है वो 300 फीट अधिक होती है। और तीनों में से हमें बताना है स्टेटमेंट कौन सा सही है। देखिए पहला स्टेटमेंट सही है। दूसरे स्टेटमेंट में दिया गया जो सक्रिय RFIDs हैं इनको संचालित करने के लिए विद्युत चुंबकीय ऊर्जा का नहीं, जबकि इनके लिए क्या होता है, बैटरी का उपयोग किया जाता है। और जो विद्युत चुंबकीय ऊर्जा है उसके लिए निष्क्रिय जो RFIDs हैं उनके लिए यूज़ किया जाता है। दूसरा स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, तीसरा भी सही दिया गया है। तो पहला और तीसरा स्टेटमेंट सही है, इस प्रकार आंसर सी सही हो जाएगा। देखिए फिर से मुगल दरबार का एक प्रश्न पूछा गया है। कॉर्निश औपचारिक अभिवादन का एक ऐसा तरीका था जिसमें दरबारी अपने बाएं हाथ की हथेली को छाती के विपरीत रखकर सिर झुकाते थे। दूसरा दिया गया स्टेटमेंट तस्लीम का तात्पर्य समर्पण से था। देखिए इसमें सेकंड स्टेटमेंट हमें बिल्कुल सही दिया गया है, लेकिन पहला स्टेटमेंट गलत दिया गया है। इसमें जो बाएं हाथ की हथेली दी गई है वो दाएं हाथ की हथेली है और इसको सर पे रखकर आगे झुकाते थे। तो पहला स्टेटमेंट गलत है और सही स्टेटमेंट पूछा गया तो केवल 2 इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। 48 दिया गया है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और हमसे इनमें से पूछा गया कौन सा स्टेटमेंट सही है। सिंच एक मुद्रित सूती वस्त्र है, ठीक है। अगला है बंडाना गर्दन या सिर के लिए किसी भी चमकीले रंग वाले तथा मुद्रित स्कार्फ को संदर्भित करता है। तीसरा स्टेटमेंट है वर्ष 1854 में भारत में पहली कपास मिल बम्बई में कताई मिल के रूप में स्थापित की गई थी। तीनों स्टेटमेंट सही से देखने हैं। पहला भी स्टेटमेंट सही है, पहला दूसरा तीसरा तीनों स्टेटमेंट सही हैं। सिंस का मतलब है जो छींट पड़े होते हैं जो सूती वस्त्र में उनको बोलते हैं, फूल पत्तियों में जो छींट डाली जाती है। और बंडाना क्या है, ये जो गर्दन या सिर पे जो स्कार्फ यूज़ करते हैं उसके लिए है। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है कि 1854 में भारत में पहली कपास मिल बम्बई में कताई मिल के रूप में स्थापित की गई थी। तो हमारे तीनों ही स्टेटमेंट सही हैं, आंसर डी सही हो जाएगा। नया खोजा गया जीवाश्म जो कि सिलेप्स मोपोडी है, बाइडेनी इसका नाम रखा गया है, ये किससे संबंधित है? स्तनधारी से, सरीसृप से, पक्षियों से या मोलस्का से? इसका सही उत्तर हो जाएगा डी मोलस्का, और ये जो बाइडेन के नाम पर रखा गया था इसका नाम। अगला प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही स्टेटमेंट बताइए। संविधान सभा के अधिकांश सदस्य कांग्रेस पार्टी के थे, ऐसा दिया गया है। और संविधान सभा की जो अध्यक्षता है वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने की थी। अगला स्टेटमेंट क्या दिया गया है? 42वें संविधान संशोधन के बारे में, इसको हम मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोलते हैं। तो इसमें क्या दिया गया? 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा 5 विषयों को समवर्ती सूची से हटाकर राज्य सूची में स्थानांतरित कर दिया गया था। क्या ये सही दिया गया है? चलिए तीनों स्टेटमेंट जल्दी से हम लोग देख लेते हैं। देखिए जो पहला स्टेटमेंट है सही दिया गया है, दूसरा स्टेटमेंट भी सही है। इसकी अध्यक्षता किसने की थी? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने, ठीक है। संविधान सभा का गठन कब हुआ था? 1946 में, ठीक है। कितने सदस्य थे इसमें, ये आप लोग कमेंट करके बताइए, ठीक है। आगे हम लोग बात करते हैं 42वें संविधान संशोधन में। इसमें 5 विषयों को देखिए समवर्ती सूची से नहीं हटाया गया था, इसमें बिल्कुल उल्टा स्टेटमेंट दिया गया है। राज्य सूची से क्या किया था? समवर्ती सूची में स्थानांतरित कर दिया था। तो तीसरा स्टेटमेंट बिल्कुल गलत हो जाएगा
और इस प्रकार हमारे दो ही ऑप्शन सही हैं, पहला और दूसरा। ऑप्शन ए इज करेक्ट, राइट। देखिए हम 50 क्वेश्चन कर चुके हैं और आगे के 50 क्वेश्चन जल्दी से वो भी सॉल्व कर लेते हैं। मुगलों की महान उपाधियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, राज्याभिषेक के समय अथवा किसी शत्रु पर विजय के बाद मुगल बादशाही ने ग्रहण करते थे। दूसरा है, उपाधियों के बारे में पूछा गया है, कैसे ये लोग कब ग्रहण करते थे। योग्य व्यक्तियों को पदवियां देना मुगल राजतंत्र का एक महत्वपूर्ण पक्ष था। अगला स्टेटमेंट देखते हैं, राजनयिक संबंधों में उपहारों को सम्मान और आदर का प्रतीक माना जाता था। अब हमें बताना है इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। इनमें तीनों ही स्टेटमेंट सही दिए गए हैं, ठीक है। स्टेटमेंट एक बार आप लोग फिर से पढ़ लीजिएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फिर से जल्दी से स्टेटमेंट देखते हैं हम लोग। और इसमें बोला गया, ग्रे वाटर को अपशिष्ट जल के रूप में परिभाषित किया जाता है जो कारखानों को की प्रक्रियाओं से उत्पन्न होता है। ग्रे वाटर क्या है, ये देखिए। सुजलम जो 2.0 है, अभियान पंचायत घर और स्वास्थ्य सुविधाओं से संस्थागत स्तर के ग्रे वाटर प्रबंधन परिसंपत्तियों के निर्माण पर ध्यान केंद्रित करेगा। और तीसरा कथन है, सतत विकास लक्ष्य 7 का उद्देश्य क्या है, सुरक्षित और स्वच्छ पेयजल तथा सुरक्षितता के लिए सार्वभौमिक पहुंच प्रदान करना। तीनों कथन हमें जल्दी से देख लेने हैं। देखिए जो पहला कथन दिया गया है हमारा, इसमें क्या दिया गया है कि ग्रे वाटर को उस अपशिष्ट जल के रूप में परिभाषित किया गया जो कारखानों की प्रक्रिया से उत्पन्न होता है। ये गलत दिया गया है। देखिए जो ग्रे वाटर होता है वो घरेलू प्रक्रियाओं से उत्पन्न होता है, जैसे कि बर्तन धोना, कपड़े धोना, नहाना, इनसे उत्पन्न जो अपशिष्ट जल है उसको ग्रे वाटर बोलते हैं। तो पहला स्टेटमेंट गलत हो गया। दूसरा स्टेटमेंट दिया गया है सुजलम 2.0, इसके बारे में हमें दिया गया है। देखिए जो भी ये योजनाएं हैं उनको ज़रूर याद करते चलिए। तो 22 मार्च को जो वर्ल्ड वाटर डे होता है उस पर ये सुजलम 2.0 अभियान की शुरुआत की गई है। और दूसरा कथन ये बिल्कुल सही दिया गया है कि ग्रे वाटर के प्रबंधन के लिए इसको शुरुआत किया गया है। तीसरा कथन दिया गया है, जो सुजलम 1.0 था वो 2021 में शुरू किया गया था, ठीक है। 2.0 2022 में शुरू किया गया। तो पूरे देश में देख लेते हैं अभी जो हाँ घरेलू और सामुदायिक स्तर पे 10 लाख से अधिक जो हैं वो शोकपीट बनाए गए हैं इसके लिए। अब सतत विकास लक्ष्य जो 7 दिया गया है, इसके अनुसार बताया गया है कि सुरक्षित और स्वच्छ पेयजल तथा स्वच्छता के लिए सार्वभौमिक पहुंच प्रदान करना है। देखिए इसमें 7 नहीं होगा, यहाँ पे 6 होगा, ठीक है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट के जो भी गोल्स हैं वो सारे आप लोग याद कर लीजिए, टोटल सबके स्टेटमेंट, तो उनसे क्वेश्चन आते हैं और इस बार भी आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। तो तीसरा स्टेटमेंट हमारा गलत हो जाता है। इस प्रकार इसका सही जो उत्तर होगा वो बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वर्ष 1950 में योजना आयोग अधिनियम के तहत स्थापित योजना आयोग एक वैधानिक निकाय था। दूसरा स्टेटमेंट है, दूसरी पंचवर्षीय योजना भारी उद्योगों के विकास पर केंद्रित थी, ठीक है। हमें बताना है, देखिए योजना आयोग के बारे में बताइए, क्या एक वैधानिक निकाय था या नहीं था और कब स्थापित किया गया था। तो योजना आयोग की जो स्थापना है मार्च में 1950 में की गई थी, किंतु ये एक भारत सरकार द्वारा लॉन्च किया गया था, कोई वैधानिक निकाय नहीं है। तो पहला कथन गलत हो जाएगा, ठीक है। नीति आयोग के बारे में आप लोग कमेंट करके बताइए वैधानिक आयोग है या नहीं है। दूसरा जो दिया गया, दूसरी पंचवर्षीय जो योजना थी इसमें भारी उद्योगों के विकास पर या केंद्रित थी, बिल्कुल सही दिया गया है, ठीक है। दूसरा वाला बिल्कुल सही है स्टेटमेंट। तो हमारे स्टेटमेंट में सही से पूछा गया और ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। देखिए जो दूसरी पंचवर्षीय योजना थी वो 1956 में तैयार की गई थी, ठीक है। इसमें जो स्टील जैसे भारी उद्योग थे उनके साथ साथ क्या दिया गया था, जो बांध वगैरह का निर्माण है उस पर भी ध्यान दिया गया था। 54 चिश्ती परंपरा पे आ गए हैं। चिश्ती परंपरा के संबंध में बताना है, सूफी संतों की दरगाह पर की गई जियारत सारे इस्लामी विश्व में प्रचलित है, ठीक है। दूसरा कथन है, चिश्ती धन और सामान के रूप में दान स्वीकार करते थे, ठीक है। दोनों ही स्टेटमेंट सही किए गए हैं और ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। पूछा गया है स्वतंत्र राष्ट्रों के राष्ट्रकुल जो CIS है, ठीक है। इसमें पूछा गया है कौन कौन से कथन सही हैं। इसे व्यापार और सैन्य नीति में निरंतर सहयोग सुनिश्चित करने के लिए स्थापित किया गया था। और पूछा गया कजाकिस्तान CIS का सदस्य नहीं है। सही स्टेटमेंट बताना है। देखिए इसके लिए हमें पता होना चाहिए कि इसके सदस्य कौन कौन हैं, पहली चीज़।
और जो ये है इसे स्टार्ट किया गया था 1991 में, 1991 में किया गया था। और ये सही स्टेटमेंट दिया गया है पहला, इसे व्यापार और सैन्य नीति में निरंतर सहयोग के लिए स्थापित किया गया था। अब पूछा गया कजाकिस्तान इसका सदस्य है या नहीं है, तो इसके लिए पहले मैं आपको बता देती हूँ कि इसके सदस्य कौन कौन हैं। इसमें रूस है, यूक्रेन है, मालडोवा है, जॉर्जिया है, आर्मेनिया है, अजरबैजान है, बेलारूस है, कजाकिस्तान भी है, उज़्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, किर्गिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ये सब इसके सदस्य हैं। तो फिर कजाकिस्तान भी इसका सदस्य है। ठीक है, तो हमें क्या दिया गया है, ये स्टेटमेंट गलत दिया गया है, तो दूसरा कथन गलत हो जाएगा और आंसर हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं, राजा राम मोहन राय के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। ये पश्चिमी आधुनिक विचारों से प्रभावित थे। दूसरा कथन है, इनकी पहली प्रकाशित जो कृति थी वह जीवन रचित थी। ठीक है, इन्होंने महिलाओं की मुक्ति की दिशा में कार्य किया। ब्रह्म समाज आधुनिक भारत का पहला बौद्धिक सुधार आंदोलन था। हमें बताना है इनमें से कौन सा कथन सही है और कौन सा गलत है। देखिए, पश्चिमी आधुनिक विचारधारा से बहुत ज़्यादा प्रभावित थे ये, राजा राम मोहन राय के बारे में दिया गया है। और जो इनकी पहली प्रकाशित कृति है उसके बारे में बताया गया है, वो जीवन रचित नहीं थी। ये जीवन रचित किसकी थी, ईश्वर चंद्र विद्यासागर की थी। ठीक है, याद रखिएगा। फिर इनकी प्रकाशित कृति कौन सी थी, तुहफत उल मुवाहिद्दीन। फिर से एक बार इसका नाम सुन लीजिए, तुहफत उल मुवाहिद्दीन। ठीक है, ये थी और 1803 में प्रकाशित की गई थी। दूसरा स्टेटमेंट गलत हो गया, तीसरा और चौथा स्टेटमेंट बिल्कुल सही दिया गया है। इस तरह जो हमारा उत्तर है ए सही हो जाएगा। आप लोग जल्दी से कमेंट करके बताइए कि राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना कब की थी, उसका ईयर मेंशन कीजिए। ठीक है, अगर आप पढ़ रहे हैं तो थोड़ा सर्च भी कीजिए, डेट जरूर याद करिए, क्योंकि क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाने के लिए प्रश्न पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न है विजयनगर साम्राज्य को लेकर के। ठीक है, हमें स्टेटमेंट पढ़ने हैं। इसमें पूछा गया घोड़ों के व्यापारियों के स्थानीय समुदायों को कुदिराई चेट्टी के नाम से जाना जाता था। सेकंड स्टेटमेंट है साम्राज्य मुख्य रूप से मसालों, कीमती पत्थरों और वस्त्रों के बाजारों के लिए जाना जाता था। तीसरा है सालू वंश इस साम्राज्य का पहला वंश था। हमें बताना इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। पहला स्टेटमेंट सही है। ठीक है, घोड़ों के व्यापारियों के स्थानीय नाम से किससे जानते थे, कुदिराई चेट्टी नाम से। दूसरा स्टेटमेंट भी सही है। तीसरा जो सालू वंश दिया गया ये गलत दिया गया, जो इनका पहला वंश था वो संगम वंश था। ठीक है, तो यहाँ पे सालू वंश ना होकर के अगर संगम होता तो सही हो जाता, और ये कथन गलत होता है। संगम वंश के रूप में पहले राजवंश ने कब तक नियंत्रण रखा था, 1485 तक। उसके बाद सुलू वंश ने इसको उखाड़ फेंका था और उसके बाद क्या आया था, तुलु वंश आया था। ठीक है, तो हमारा स्टेटमेंट पहला और दूसरा सही है। इस प्रकार हमारा आंसर सी सही हो जाएगा। ठीक है, सी करेक्ट कर लीजिए। आगे देखते हैं, अब राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के बारे में हमें कुछ कथन दिए गए हैं, जल्दी से देख लेते हैं। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग NCST जिसको बोलते हैं, इसमें दिया गया है इसे अनुच्छेद 338A में संशोधन कर स्थापित किया गया था। दूसरा स्टेटमेंट है इसके सदस्य 2 से अधिक कार्यकाल हेतु नियुक्त के पात्र नहीं होते हैं। तीसरा स्टेटमेंट है भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू संथाल समुदाय से संबंधित हैं। ठीक है, जो पहला स्टेटमेंट है वो गलत दिया गया है। इसे क्या है, अनुच्छेद 338 में संशोधन किया गया था, ना कि 338A में। तो पहला स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। और किस संविधान संशोधन अधिनियम के तहत किया गया था, तो ये था 89th अमेंडमेंट था। ठीक है, कब हुआ था, 2003 में। ठीक है, जिसके ज़रिए से 338 में संशोधन किया गया था और उसके बाद जोड़ा गया था 338A। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट तो गलत हो गया, दूसरा और तीसरा स्टेटमेंट बिल्कुल सही दिया गया है। ठीक है, मध्य भारत में सतनामी आंदोलन की शुरुआत घासीराम द्वारा की गई थी। दूसरा स्टेटमेंट है सत्य शोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फूले ने की थी। दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, आंसर नंबर सी हो जाएगा। मध्य भारत में जो सतनामी आंदोलन था इसकी शुरुआत घासीराम, गुरु घासीराम ने की थी और सत्य शोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फूले ने की थी। अगला प्रश्न है 60 नंबर पे आ गए हम लोग। अकबर के काल में भूमि वर्गीकरण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। पोलज ऐसी भूमि थी जिस पर क्रमिक रूप से फसल होती थी और उसे कभी भी पड़ती नहीं रहने दिया जाता था। दूसरा स्टेटमेंट है परौती ऐसी भूमि थी जिसकी उर्वरता को बनाए रखने के लिए बीच बीच में खेती नहीं की जाती थी।
तीसरा स्टेटमेंट है चचर ऐसी भूमि थी जिसे 3 या 4 वर्षों के लिए परती छोड़ दिया जाता था। और चौथा स्टेटमेंट है जिस भूमि पर 5 वर्ष या उससे अधिक समय तक खेती नहीं की जाती थी उसे बंजर कहा जाता था। देखिए अलग अलग जो भूमि है उसकी डिफिनेशन दी गई है और सभी सही दी गई हैं। तो पोलज भूमि याद कर लीजिए ऐसी थी जिस पर क्रमिक रूप से फसल होती थी पर उसे कभी भी पड़ती नहीं रहने दिया जाता था। दूसरा है परौती है, ये ऐसी भूमि है जिसकी उर्वरता को बनाए रखने के लिए बीच बीच में खेती नहीं की जाती थी, उसे बीच में छोड़ दिया जाता था। अब चचर कैसी भूमि है, चचर भी याद रखिए 3 या 4 वर्षों के लिए इसे परती छोड़ा जाता था और 5 वर्ष में जिस पे खेती नहीं की जा रही 5 वर्ष से अधिक समय के लिए उसे क्या कहते थे, बंजर कहते थे। चारों स्टेटमेंट सही हैं, जल्दी से याद कर लीजिए इनको, ये हेल्प करेंगे आपको एग्जाम में। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। 61 प्रश्न है। पहला स्टेटमेंट है समुद्री हीट वेव्स समुद्र में अत्यधिक उच्च तापमान की स्थिति है। दूसरा स्टेटमेंट है समुद्री हीट वेव समुद्री जीवन को खतरे में डालकर पारिस्थितिकी तंत्र संरचना को प्रभावित करती हैं। और तीसरा स्टेटमेंट है पूर्वी हिंद महासागर क्षेत्र में समुद्री हीट वेव्स में सर्वाधिक वृद्धि का अनुभव किया गया है। हमें इनमें से सही उत्तर का चुनाव करना है। पहला स्टेटमेंट सही है। जो समुद्री हीट वेव्स होती हैं इनमें क्या होता है, समुद्र का जो तापमान होता है वो बहुत उच्च हो जाता है, तापमान में बढ़ोतरी होती है। अब जिसकी वजह से क्या होता है, पारिस्थितिकी तंत्र को भी प्रभावित करते हैं। ठीक है, वो उनके जीवन को खतरे में डालती हैं। जो हीट वेव्स हैं उनकी वजह से जो समुद्री जीव हैं उनके जीवन पर प्रभाव पड़ता है। दूसरा स्टेटमेंट सही है। तीसरा स्टेटमेंट दिया गया पूर्वी हिंद महासागर में समुद्री हीट वेव्स में सर्वाधिक वृद्धि का अनुभव किया गया है। ये पूर्वी नहीं है, यहाँ पर पश्चिमी हो जाएगा। जो पश्चिमी हिंद महासागर है वहाँ सबसे ज़्यादा देखा गया है। दूसरे नंबर पे आता है पूर्वी हिंद सागर, जहाँ पर बंगाल की खाड़ी का स्थान है। ठीक है, तो तीसरा स्टेटमेंट गलत है। इस तरह हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा, केवल पहला और दूसरा स्टेटमेंट सही है। अब हमें कुछ संगठन दिए गए हैं और उनके संस्थापक दिए गए हैं और हमें बताना है इनमें से कौन से सही सुमेलित हैं। ठीक है, तो रामकृष्ण मिशन बताइए, स्वामी विवेकानंद ने किया था इस्टेब्लिश। प्रार्थना समाज की स्थापना आत्माराम पांडुरंग ने की थी। और तीसरा दिया गया है अलीगढ़ आंदोलन, इसकी जो स्थापना है वो सैयद अहमद खान ने की थी। बताइए कौन सा सुमेलित है जल्दी से। ये तीनों ही सुमेलित हैं। ठीक है, जो स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की 1987 में स्थापना की थी। देखिए क्रोनोलॉजी भी पूछी जाती, इसलिए ज़रूरी है कि ये याद रखा जाए कब किसकी स्थापना हुई थी, क्योंकि पूछ लिया जाता है। ठीक है, और प्रार्थना समाज की स्थापना आत्माराम पांडुरंग जी ने की थी। कब की थी, 1876 में। ठीक है, अब बात करते हैं अलीगढ़ आंदोलन की। ये 1875 में सैयद अहमद खान ने इसकी स्थापना की थी। तो तीनों जो उत्तर हैं वो सही सुमेलित हैं। नेक्स्ट है मनसबदारी प्रणाली के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसकी शुरुआत प्रथमतः अकबर द्वारा की गई थी और यह प्रणाली वंशानुगत थी। देखिए पहला स्टेटमेंट सही है, दूसरा गलत है। मनसबदारी वंशानुगत नहीं थी, राइट। तो आंसर हमारा सही हो जाएगा ए। अगला प्रश्न देख लेते हैं 64 नंबर। अब कुछ स्टेटमेंट हैं, फिर से सारे स्टेटमेंट देखते हैं हम लोग। भारत सरकार ने बौद्धों को भारत में धार्मिक अल्पसंख्यक घोषित नहीं किया है। दूसरा स्टेटमेंट है अल्पसंख्यक शब्द भारतीय संविधान में परिभाषित नहीं है। तीसरा स्टेटमेंट है 7वें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 ने अनुच्छेद 350 ख को अंतःस्थापित किया, जो भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए एक विशेष अधिकारी प्रावधान करता है। अगला स्टेटमेंट है फोर्थ, सीखो और कमाओ अल्पसंख्यकों के लिए नियोजन आधारित कौशल विकास की एक योजना है और हमें बताना है कौन सा स्टेटमेंट बिल्कुल सही दिया गया है। तो फिर से एक बार देखते हैं। जो पहला कथन दिया गया है, भारत सरकार ने बौद्धों को भारत में धार्मिक अल्पसंख्यक घोषित नहीं किया, ये गलत दिया गया है। ठीक है, भारत सरकार ने 6 धर्मों को, जिसमें मुस्लिम, ईसाई, सिख, बौद्ध और पारसी और जैन है, इन सबको अल्पसंख्यक घोषित किया गया है। ठीक है, तो अल्पसंख्यक शब्द का जो भारतीय संविधान में कोई परिभाषा नहीं दी गई है, ऐसा ये स्टेटमेंट कह रहा है हमसे, और दूसरा कथन भी हमें सही दिया गया है। ठीक है, अगला प्रश्न हम लोग अगला स्टेटमेंट देखते हैं जो दिया गया है। ये बिल्कुल सही दिया गया है। जो 7th अमेंडमेंट है 1956 में आया था। देखिए सारे संविधान संशोधन जरूर याद रखिए। ठीक है, अनुच्छेद, भाग और अनुसूचियाँ सारी, इन सबको आप पढ़ सकते हैं। इनसे प्रश्न हर बार पूछा ही जाता है। अगर आप चाहें तो इस वीडियो में आप जा करके चैनल पर जा करके और भी वीडियो अवेलेबल है पॉलिटी की, आप उनसे पढ़ सकते हैं। तो ये भी सही दिया गया है कि 350 खा को अंतःस्थापित किया गया, जो भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए एक विशेष अधिकारी का प्रावधान करता है। ठीक है,
तो हमारा ये वाला स्टेटमेंट भी सही हो जाएगा और चौथा भी स्टेटमेंट सही है, सीखो और कमाओ अल्पसंख्यकों के लिए नियोजन आधारित कौशल विकास योजना है। ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, क्योंकि पहला तो गलत है, दूसरा तीसरा और चौथा सही हो जाएगा। अगला देखते हैं। पाइका विद्रोह के बारे में दिया गया है, किसान आंदोलन के बारे में है ये। पाइका मूलतः ओडिशा के गजपति शासकों के किसान मिलिशिया थे। दूसरा है पाइकाओं को केवल राजाओं और जमींदारों का समर्थन प्राप्त था। दोनों कथन में से हमें बताना है कौन सा सही है। देखिए, जो पाइका थे वो ओडिशा के गजपति शासकों के किसान मिलिशिया थे, ये सही दिया गया है। इन्हें सिर्फ राजाओं और जमींदारों का ही नहीं, जो आम जनता थी उसका भी समर्थन प्राप्त था। तो गांव के प्रधान हो या साधारण किसान हो, आसपास के रहने वाले लोगों, सबसे इनको समर्थन प्राप्त था। दूसरा स्टेटमेंट गलत हो गया, इसलिए सही कथन पूछा गया और आंसर ये सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी कृति सूफी संतों की बातचीत से संबंधित है? कशफुल महजूब, मलफूजत, मकतूबत या तज़किरा? इसका सही उत्तर है मलफूजत। ठीक है, नेक्स्ट है 67। निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार विदेशियों को प्राप्त नहीं है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार लगा लीजिए 2-3 बार, जितनी बार लगा पाइए। क्यों? क्योंकि देखिए इससे क्वेश्चन आते हैं, मौलिक अधिकार से प्रश्न बनते हैं। पूछा गया है कौन कौन से विदेशियों को नहीं प्राप्त है। देखिए याद कर लीजिए, 15, 16, 19, 29 और 30, ये सिर्फ क्या है, ये जो है ये विदेशियों को नहीं प्राप्त है। ठीक है, जो केवल हमारे यहाँ के नागरिकों को प्राप्त हैं। अब इनके अलावा जो भी होंगे वो दोनों को प्राप्त होंगे, तो इससे हमें आसानी से पता चल जाएगा। अब देखते हैं इसमें क्या क्या स्टेटमेंट है। अल्पसंख्यकों की भाषा, लिपि और संस्कृति का संरक्षण पहला है। दूसरा स्टेटमेंट है किसी भी धर्म को बढ़ावा देने के लिए करों के भुगतान से स्वतंत्रता। ठीक है, फिर हमें दिया गया है जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा। चौथा स्टेटमेंट है अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। देखिए जो पहला स्टेटमेंट है वो क्या है, ये है आर्टिकल 29। इसमें लिखा गया है अल्पसंख्यकों की भाषा, लिपि और संस्कृति का संरक्षण किया जाएगा। और ये क्या है, ये तो नागरिकों को जो अपने हैं उन्हीं को प्राप्त है। अभी मैंने बताया था 15, 16, 19, 29, 30, तो ये तो नहीं है और इसमें हमसे नहीं पूछा गया है और एक स्टेटमेंट हमें पता चल गया, तो बाकी सब दिए गए हैं। आप इन तीनों को देख करके बताइए कौन कौन से ये आर्टिकल हैं। ठीक है, आर्टिकल जरूर याद कर डालिए। अगला प्रश्न है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब महलवारी सिस्टम के बारे में पूछा गया है। महलवारी व्यवस्था होल्ट मैकेंजी द्वारा स्थापित की गई थी। और दूसरा स्टेटमेंट दिया गया है जो रैयतवाड़ी व्यवस्था है, इसके तहत भू राजस्व का भुगतान सीधे राज्य को किया जाता था। दोनों को बताना है हमें कौन सा कथन सही है। दोनों कथन बिल्कुल सही दिए गए हैं, आंसर सी इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है महानवमी डिब्बा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला प्रश्न है, स्टेटमेंट है सभा मंडप एक ऊंचा मंच है जिसमें 5 तथा निश्चित दूरी पर लकड़ी के स्तंभों के लिए छेद बने हुए होते हैं। और दूसरा कथन दिया गया मंच का आधार उभारदार कीण से पटा पड़ा है। दोनों सही दिया गया है महानवमी डिब्बा के बारे में और ये आंसर सी इसका सही हो जाएगा। ठीक है, ये एक सभा मंडप है जिसका ऊंचा मंच है, जिसके पास निश्चित दूरी पर कुछ लकड़ी के स्तंभ लगे होते हैं और उन्हें छेद बने होते हैं। 17th क्वेश्चन पे आ गए हैं हम लोग और पीएम दक्ष योजना के बारे में इसमें पूछा गया है। यह योजना कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय द्वारा शुरू की गई है। दूसरा है इसे गैर अधिसूचित जनजातियां इसमें शामिल नहीं है और हमें बताना है इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है। ठीक है, तो हमें बताना है। देखिए दोनों ही कथन सही दिए हुए हैं। सॉरी, जो इसमें स्टेटमेंट दिया गया उद्यमशीलता मंत्रालय, ये गलत दिया गया है। इसमें क्या दिया गया है, इसका जो इस योजना की जो शुरुआत की गई है वो सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा शुरू की गई है। ठीक है, पीएम दक्ष जिसको बोलते हैं, ये योजना मोबाइल ऐप पर लॉन्च की गई थी। ये स्टेटमेंट पहला वाला गलत हो गया। और दूसरा दिया गया इसमें गैर अधिसूचित जनजातियां शामिल नहीं है, ये भी स्टेटमेंट गलत दिया गया है। इसमें अनुसूचित जाति और आर्थिक रूप से जो पिछड़े वर्ग हैं, गैर अधिसूचित जनजाति हैं, कच्चा बीनने वाले या फिर मैला ढोने वाले, यहाँ तक कि ट्रांसजेंडर भी जो हैं, उन सबको इसमें सम्मिलित किया गया। तो दोनों ही कथन गलत हो गए और हमसे पूछा भी गया कौन सा सही नहीं है, तो 1 और 2 दोनों इसमें सही हो जाएंगे। देखिए कुछ डिजिटल मुद्रा दी गई हैं और उनसे संबंधित देश दिए गए हैं।
हमें बताना है कौन सा सही सुमेलित है। ई रूपी भारत, दूसरा है सैंड डॉलर बहामास, तीसरा है जैमडेक्स जापान का। अब बताइए किसकी किसकी कौन सी मुद्रा है। देखिए जो भारत की है उसको बोलते हैं डिजिटल रुपया, पहला गलत हो जाएगा। सैंड डॉलर बहामास का है, ये सही दिया गया है, इनकी पहली डिजिटल करेंसी है। और जो जापान की है वो दी गई है जेमडेक्स, जबकि गलत है, यहाँ पे क्या होगा जमैका। ये किसकी है, जमैका की है। तो दो तो गलत हो गए हमारे, ठीक है, पहला और दूसरा, केवल दूसरा कथन सही है, आंसर 20 का सही हो जाएगा। अगला प्रश्न जल्दी से देख लेते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और हमें बताना है इनमें से कौन सा कथन सही है। पूछा गया है अधियार और बरगादार बटाईदार थे, ठीक है, और जो जोतदारों के अधीन काम करते थे, पहला स्टेटमेंट। दूसरा स्टेटमेंट देखते हैं, पूर्वी बंगाल में जोतदार सर्वाधिक शक्तिशाली हुआ करते थे। और स्टेटमेंट हमें बताना है इनमें से कौन सा सही है। देखिए जो पहला स्टेटमेंट है वो सही दिया गया है, दूसरा स्टेटमेंट गलत दिया गया, पूर्वी बंगाल ना होकर के उत्तरी बंगाल होता तो ये सही हो जाता, ठीक है। तो दूसरा स्टेटमेंट गलत और आंसर ए सही हो जाएगा क्योंकि हमसे सही पूछा गया है, ठीक है। तो पहला कथन सही है। अगला देखते हैं 73 नंबर। इसमें पूछा गया है निजी सदस्य विधेयक के संदर्भ में स्टेटमेंट देखने हैं हमें। देखिए कोई भी सांसद जो एमपी मंत्री नहीं है उसे निजी सदस्य के रूप में संदर्भित किया जाता है और वर्ष 1970 के बाद संसद द्वारा कोई भी निजी सदस्य विधेयक पारित नहीं किया गया है। दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही दिए गए हैं। 74 जो प्रश्न है उसमें पूछा गया ग्राम न्यायालय अधिनियम में जनजातीय क्षेत्रों को शामिल किया गया है, ठीक है। और दूसरा स्टेटमेंट है ग्राम न्यायालयों में सभी आपराधिक मामलों, दीवानी मुकदमों, दावों या विवादों की सुनवाई करने की शक्ति है। सही स्टेटमेंट हमें इसमें से बताना है। देखिए जो पहला स्टेटमेंट है वो गलत दिया गया है, ठीक है। यह जो अधिनियम है कुछ जनजातीय क्षेत्रों पे लागू नहीं है, ठीक है, बाकी पूरे भारत में लागू है, जैसे कि नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, ठीक है, इन जनजातीय क्षेत्रों को छोड़ दिया गया है, बाकी सब पे लागू है। और ये कब लागू हुआ था, 2 अक्टूबर 2009 में, ठीक है, डेट याद रखिए। दूसरा स्टेटमेंट है ग्राम न्यायालयों के को सभी आधिकारिक जो मामले हैं उन पर मुकदमे या दावों पर विवादों की सुनवाई करने की शक्ति प्राप्त है, बिल्कुल गलत दिया गया है। देखिए जो ग्राम न्यायालय होंगे वो आपराधिक मामले और दीवानी मुकदमे या फिर कोई भी विवाद होगा जो पहली अनुसूची और दूसरी अनुसूची में दिए गए सिर्फ उन पर सुनवाई कर सकते, बाकी किसी पे नहीं। दोनों स्टेटमेंट गलत दिए गए और सही पूछा गया है, तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। तो पहला सही है और ना ही दूसरा सही है। देखिए दिया गया है शैल चित्रों के संदर्भ में कुछ कथन दिए गए हैं। भारत में शैल चित्रों की सर्वप्रथम खोज जो पुरातत्वविद हैं आर्कीबोल्ड कार्लाइल द्वारा की गई थी। दूसरा है ऊपरी पुरापाषाण काल युग में चित्र रेखाओं से बनाए गए हैं। तीसरा है ताम्रपाषाण युग में हरे और पीले रंग के उपयोग के साथ चित्रों की संख्या में वृद्धि देखी गई है। चौथा स्टेटमेंट है शिकार के दृश्यों, जानवरों के समूहों और नृत्य करती हुई मानव आकृतियों वाले शैलोत्कीर्ण जम्मू कश्मीर की शैल चित्र का मुख्य इसमें विषय है, ठीक है। ये चारों स्टेटमेंट हमें सही दिए गए हैं, देख लीजिए, ठीक है। तो उत्तर हमारा डी सही हो जाएगा। आगे देखते हैं संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायुक्त, ठीक है, जिसको बोल रहे हैं UNHCR, और इसके बारे में पूछा गया है, कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं और हमें फिर से सही स्टेटमेंट देखने होंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला स्टेटमेंट है यह एक संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी एजेंसी और एक वैश्विक संगठन है जो शरणार्थियों का जीवन बचाने के लिए प्रति समर्पित है। और दूसरा स्टेटमेंट है इसका द्विवार्षिक आधार पर ग्लोबल ट्रेंड्स रिपोर्ट जारी की जाती है। और तीसरा स्टेटमेंट है प्रत्येक वर्ष 20 जून को विश्व शरणार्थी दिवस के रूप में हम मनाते हैं, ठीक है। तो हमें देखना है कौन सा स्टेटमेंट सही है। देखिए पहला स्टेटमेंट सही है, दूसरा स्टेटमेंट जो द्विवार्षिक दिया गया है ये गलत है। इसमें क्या हो जाएगा, दूसरा स्टेटमेंट हो जाएगा, इसमें वार्षिक अगर होता तो सही होता। ये वार्षिक रिपोर्ट सबमिट हर बार रिपोर्ट जारी की जाती है। तीसरा प्रत्येक वर्ष 20 जून को विश्व शरणार्थी दिवस मनाया जाता है, दूसरा स्टेटमेंट सही है, तीसरा सही है, दूसरा गलत है। अब जो इसकी थीम थी वो याद कर लीजिए 2022 की, जो भी कहीं भी और जब भी मौजूद हो उसे सुरक्षा मांगने का अधिकार है, ये स्टेटमेंट था इसका, ठीक है। तो आगे देख लेते हैं, इसमें जो उत्तर हो जाएगा सही, ठीक है, दूसरा वाला गलत था, ठीक है, पहला और तीसरा सही है, ऑप्शन नंबर
बी सही हो जाएगा, ये सी वाला। ठीक है, 77 क्वेश्चन पे आ गए हैं हम लोग, और यहाँ पर हमें बताना है कौन सा कथन सही दिया गया है। संरक्षणवाद सरकारी नीतियों को संदर्भित करता है जो घरेलू उद्योगों की सहायता हेतु अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को प्रतिबंधित करता है। संरक्षणवादी नीतियां आयात को प्रतिबंधित कर घरेलू बाजार में कीमतों को बढ़ा सकती हैं। दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही दिए गए हैं और ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, 78 है, हड़प्पा सभ्यता के बारे में पूछा गया है। सारे स्टेटमेंट जल्दी से देख लेते हैं। हड़प्पा संस्कृति अपनी नगर नियोजन प्रणाली के लिए विख्यात थी। दूसरा स्टेटमेंट है, अफगानिस्तान के सोर्तघुई नामक हड़प्पा स्थल से नहरों के कुछ अवशेष प्राप्त हुए हैं, परंतु पंजाब या सिंध में नहीं। तीसरा स्टेटमेंट है, धातु मुद्रा का उपयोग नहीं किया जाता था तथा व्यापार वस्तु विनिमय प्रणाली पर आधारित था। देखिए, हड़प्पा सभ्यता बहुत अच्छे से आप लोग तैयार कीजिए, इससे प्रश्न पूछे जाते हैं। पहला, दूसरा और तीसरा तीनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही दिए गए हैं और ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न जल्दी से देखते हैं, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, FATF। ठीक है, इसके बारे में कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं और जल्दी से इनको देख लेते हैं और सही उत्तर देने की कोशिश करते हैं। चलिए देखते हैं। पहला स्टेटमेंट है, यह एक देखिए, सबसे पहले प्रश्न फिर से देख लेते हैं। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, ठीक है, इसके बारे में दिया गया है, यह एक अंतर सरकारी निकाय है जो आतंकवाद की सहायता करने वाले अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय अपराधों को रोकने हेतु अंतर्राष्ट्रीय मानक निर्धारित करती है। दूसरा स्टेटमेंट है, FATF की जो ब्लैक लिस्ट है वो बढ़ी हुई निगरानी सूची के रूप में जाना जाता है। और जो तीसरा स्टेटमेंट है, सीरिया और तुर्की FATF ब्लैक लिस्ट में शामिल हैं, ऐसा दिया गया है। देखिए, पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही दिया गया है। जो दूसरा दिया गया है, देखिए FATF में दो लिस्ट बनाई जाती हैं, एक ग्रे सूची होती है और एक ब्लैक लिस्ट होती है, ग्रे लिस्ट और ब्लैक लिस्ट। ग्रे लिस्ट में क्या होता है, जो बढ़ी हुई निगरानी सूची है इसके रूप में जाना जाता है ग्रे लिस्ट को, तो दूसरा स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। इनको कभी भी ब्लैक लिस्ट में डाल सकते हैं इन देशों को, जिनमें मनी लॉन्ड्रिंग, टेरर वगैरह, इन सब पे क्या होता है, ये लोग टेरर फंडिंग करते हैं, इन सब गतिविधियों का समर्थन करते हैं, उनको रखा जाता है, तो उन पे बढ़ी हुई निगरानी सूची ये बनाई जाती है। और सीरिया और तुर्की जो हैं वो ग्रे लिस्ट में है। ठीक है, ये भी गलत है, ये ब्लैक लिस्ट में नहीं है अभी। और ग्रे लिस्ट में हम देख लेते हैं और कौन कौन से हैं। इसमें पाकिस्तान है, सीरिया है, तुर्की है, म्यांमार, फिलीपींस, दक्षिण अमेरिका, युगांडा भी, यमन है, सूडान है, ये सब इसमें सम्मिलित हैं। ठीक है, तो आगे देखते हैं। इसमें से हमसे पूछा क्या गया था, सही नहीं है, कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है, तो हमारे 2 और 3 इसमें सही हो जाएंगे, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, राइट। अगला प्रश्न देखते हैं, चालू खाता घाटा जो CAD दिया गया है, इसके बारे में हमसे पूछा गया है और कौन से स्टेटमेंट सही हैं ये पूछा गया है। तो देख लेते हैं जल्दी से। चालू खाता देश के भीतर और बाहर वस्तुओं, सेवाओं और निवेश के प्रवाह को मापता है। दूसरा स्टेटमेंट जल्दी से देख लेते हैं। इसमें दिया गया, भारत में आयात को बढ़ावा देकर चालू खाता घाटा को कम किया जा सकता है। दोनों स्टेटमेंट हमें बताने हैं कौन सा सही है। देखिए, पहला स्टेटमेंट हमें बिल्कुल सही दिया गया है कि चालू खाता जो है देश के भीतर और बाहर वस्तुओं, सेवाओं और निवेश के प्रवाह को मापता है, किंतु जो दूसरा कथन है वो बिल्कुल गलत दिया गया है। ठीक है, इसमें क्या है, दिया गया भारत में आयात को बढ़ावा देकर चालू खाता घाटा को कम किया जा सकता है, जबकि इसका सही उत्तर होगा भारत में निर्यात को बढ़ावा देकर, ठीक है, इसको क्या किया जा सकता है, इस पर अंकुश लगाया जा सकता है। तो दूसरा स्टेटमेंट गलत हो गया और पहला स्टेटमेंट सही है, इसलिए इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं जल्दी से। दिया गया है, शल्क उपकरण या पत्थरों के छोटे छोटे जो टुकड़े हैं वो मध्य पूर्व पाषाण काल के दौरान देखे जाते हैं। ठीक है, और दूसरा दिया गया है, मध्य पाषाण काल के जो औजार हैं इनका जो उपयोग किए जाने वाले माइक्रोलिथ हैं, इनका जो आकार है वो 1 सेंटीमीटर से भी कम था, ये हमें दिया गया है। तो दोनों देख लेते हैं स्टेटमेंट, इसमें से कौन सा सही है। देखिए, जो मध्य पाषाण काल के जो हैं, मतलब जो औजार हैं, उनको मेसोलिथ बोलते थे, मेसोलिथिक टाइम पीरियड है, और जो ये औजार बनाते थे इनको हम क्या बोलते हैं, मेसोलिथ। ठीक है, मेसो का मतलब मध्य और लिथ का मतलब जो पत्थर हैं, तो दूसरा स्टेटमेंट तो गलत हो गया। ठीक है, और ये आकार में बोला जा रहा है 1 सेंटीमीटर से भी कम थे, ऐसा गलत है। कितने थे, 1 से 8 सेंटीमीटर तक होते थे। तो पहला तो सही दिया गया, शल्क उपकरण या पत्थरों के जो छोटे छोटे टुकड़े बनाया जाता था मध्य पूर्व पाषाण काल में। देखिए, एक और स्टेटमेंट भी दिया गया है, इसमें पूछा गया, नव पाषाण काल के औजारों में चिकनी सतह वाले मूल औजार थे। तीसरा स्टेटमेंट हमको बिल्कुल सही दिया गया है, तो पहला और तीसरा करेक्ट हो जाएगा इसमें।
बाकी क्या होगा, सेकंड वाला तो गलत हो गया। ठीक है, उसका आकार देख लीजिए कितना होता है मेसोलिथ का, वो 1 से 8 सेंटीमीटर के बीच में है। और नवपाषाण युग में जो औजार होते थे वो चिकनी सतह घिसाई कर करके गोल करके वो बहुत अच्छे शेप में दे करके बनाया जाता था। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन, जिसको बोलते हैं बिम्स्टेक। डेफिनेशन पूरी याद कर, सॉरी इसका फुल फॉर्म पूरा याद कर लीजिए। ठीक है, तो इसमें पूछा गया है, स्टेटमेंट कुछ दिए गए हैं और हमें बताना है कौन सा स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। अब बताना है हमें, वर्ष 1997 में नेपाल और भूटान बिम्स्टेक के सदस्य बने। दूसरा स्टेटमेंट है, भारत बिम्स्टेक के तहत सुरक्षा क्षेत्र में अग्रणी देश है। तीसरा दिया गया है, बिम्स्टेक उपसमूह की 12वीं बैठक जो है वो म्यांमार में आयोजित की गई थी, और हमें बताना है सही कथन कौन सा है। देखिए, जो नेपाल और भूटान थे वो 2004 में इसके सदस्य बने। पहला स्टेटमेंट गलत, दूसरा सही। तीसरा देख लेते हैं, इसकी जो 12वीं बैठक हुई थी वो कहाँ हुई थी, थाईलैंड में हुई थी, बैंकॉक में। ये भी गलत हो जाएगा। कब हुई थी, 16 अगस्त 2022 को। तो इस तरह इसका सही उत्तर हो जाएगा। कौन से कथन सही है, देखिए पहला और सही पूछा गया है तो केवल दूसरा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक, सी। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष, ठीक है, इससे प्रश्न पूछा गया है और इसमें हमें कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं और उनमें से सही कथन हमें चुनना है। ठीक है, जल्दी से देख लेते हैं। UNFPA विश्व में जनसंख्या और प्रजनन स्वास्थ्य कार्यक्रमों के लिए वित्त पोषण का सबसे बड़ा बहुपक्षीय स्रोत है। दूसरा स्टेटमेंट है, UNFPA के नेतृत्व वाला वैश्विक अभियान प्रसूति नालवरण को रोकने के लिए कार्य करता है। दोनों स्टेटमेंट सही दिए गए हैं और इसका आंसर सी सही हो जाएगा। अब 84 नंबर प्रश्न पे हम लोग आ गए हैं और इसमें पूछा गया है हमसे, सही कथन ही पूछा गया है। प्रतिहार राजाओं में हमें बताना है, नागभट्ट जो प्रथम प्रतिहार राजवंश के सबसे महत्वपूर्ण राजा थे। नागभट्ट द्वितीय ने भांडी या भट्टी वंश को हराया था। ठीक है, और महिपाल प्रथम ने राजगद्दी को तो प्राप्त कर लिया लेकिन वो राष्ट्रकूटों से हार गए। बताना है हमें कौन सा स्टेटमेंट सही है। देखिए, पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही दिया गया है, जो नागभट्ट प्रथम थे ये प्रतिहार राजवंश के सबसे महत्वपूर्ण राजा थे। ठीक है, और उसके बाद दिया गया है नागभट्ट द्वितीय ने, देखिए गलत दिया गया है, जो वत्सराज थे। ठीक है, वत्सराज कब से कब तक रहते हैं, 775 से 800 शताब्दी तक, तो इनका शासनकाल रहता है। तो यहाँ पर वत्सराज हो जाएंगे, ये गलत हो जाएगा, नागभट्ट द्वितीय नहीं होंगे, यहाँ पर वत्सराज होंगे। तो दूसरा स्टेटमेंट गलत हो गया है। तीसरा दिया गया है, जो महिपाल प्रथम थे इन्होंने राजगद्दी को प्राप्त कर लिया था लेकिन वो राष्ट्रकूटों से हार गए थे। ठीक है, तो ये भी स्टेटमेंट सही दिया गया है। इस प्रकार हमारा पहला और तीसरा स्टेटमेंट सही है, दूसरा गलत है और ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। राइट, अगला देखते हैं। देखिए, इसमें हमें समर्थ पहल के बारे में पूछा गया है और ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट प्रश्न है और इससे चांसेस हैं कि प्रश्न पूछा जाएगा। ठीक है, तो याद कर लीजिए अच्छे से। समर्थ पहल अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर शुरू की गई थी। ठीक है, और दूसरा स्टेटमेंट है, स्टेप योजना का उद्देश्य 16 वर्ष और उससे ऊपर आयु वर्ग की महिलाओं को लाभ पहुंचाना है। देखिए, दोनों स्टेटमेंट सही दिए गए हैं। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जब 2022 को हुआ तो MSME ने ये शुरू की है पहल, और इसमें जो महिलाओं के लिए इनको सशक्तिकरण के लिए शुरू किया गया है। ठीक है, इनमें जो स्वरोजगार उत्पन्न करना, उनको आत्मनिर्भर बनाना, ठीक है, इन सब के लिए समर्थ योजना शुरुआत की गई है। और अगला जो दिया गया है स्टेटमेंट, यह योजना क्या कर रही है, 16 वर्ष से ऊपर आयु की जो भी महिलाएं हैं उनको लाभ पहुंचाने के लिए की गई है। तो दोनों याद रखिए, और इसके जो उद्देश्य हैं वो क्या है, महिलाओं को रोजगार युक्त कौशल प्रदान करना और महिलाओं को स्वरोजगार उद्यमी बनने में सक्षम बनाना, इनकी दक्षताओं और कौशलों का विकास करना है। तो समर्थ योजना बहुत अच्छे से याद रखिए और कब स्टार्ट की गई और किसके द्वारा की गई, MSME द्वारा। ठीक है, तो इसमें दोनों ही कथन सही हो जाएंगे और ये इम्पॉर्टेंट है। अगला देखते हैं। 86 प्रश्न पे हम लोग आ गए हैं और इसमें पूछा गया है, पहला स्टेटमेंट है, ध्रुवीय विज्ञान और क्रायोस्फीयर अनुसंधान PACER। ठीक है, यह योजना अंतरिक्ष विभाग DOS द्वारा कार्यान्वित की जा रही है और दक्षिणी महासागर जो है सो वैश्विक कार्बन पृथक्करण और चक्रण में प्रमुख भूमिका निभाता है।
तथा वैश्विक जलवायु पैटर्न को व्यापक स्तर पर प्रभावित करता है। दोनों में से मैं बताना कौन सा कथन सही है। देखिए, ये योजना जो है ये अंतरिक्ष विभाग के द्वारा नहीं चलाई जा रही है, ये पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय द्वारा चलाई जा रही है। ठीक है, तो ये तो गलत हो जाएगा पहला वाला। दूसरा सही दिया गया है स्टेटमेंट। हमें देख लेते हैं स्टेटमेंट, आप सही से अच्छे से पढ़ लीजिए। ठीक है, और ये कहाँ की जा रही है? जो नेशनल सेंटर फॉर पोलर एंड ओशन रिसर्च है, इसके द्वारा गोवा के माध्यम से इसको चलाया जा रहा है। तो ये स्टेटमेंट पहला वाला देख लीजिए गलत हो गया और दूसरा सही हो गया है, तो सही पूछा गया और ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निज़ामुल मुल्क आसफ जाह हैदराबाद राज्य के संस्थापक थे। ठीक है, और बुरहानुल मुल्क ने जागीरों का आकार छोटा कर दिया और रिक्त पदों पर वफादार सेवकों की नियुक्ति की थी। सही कथन बताना है। दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही दिए गए हैं, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है मोस्ट फेवर्ड नेशन MFN के बारे में, और बोला गया है यह जो दर्जा है ये WTO के द्वारा टैरिफ और व्यापार पर सामान्य समझौते GATT द्वारा नियंत्रित होता है, और भारत ने WTO के सभी सदस्यों को मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा दिया है। सही स्टेटमेंट बताना है। देखिए, पहला बिल्कुल सही है, दूसरा गलत हो जाएगा क्योंकि भारत ने पाकिस्तान को छोड़कर सभी नेशन को मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा दिया है। तो यहाँ पर जो स्टेटमेंट है वो केवल पहला सही है। ठीक है, अगला दिया गया है आर्टेमिस मिशन के बारे में। आर्टेमिस जो फर्स्ट है ये यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी का एक मिशन है। दूसरा स्टेटमेंट है इसका लक्ष्य वर्ष 2030 तक मनुष्यों को चांद पर उतारना है। देखिए, जो आर्टेमिस मिशन है ये नासा का है, ना कि यूरोपीय अंतरिक्ष यूनियन का है, और इसका जो लक्ष्य है वो 2024 तक सभी मनुष्यों को क्या है, चांद पर पहुंचाना है। तो इस प्रकार क्या हो जाएगा, दोनों ही कथन गलत हो जाएंगे और सही आप इनको याद कर लीजिए। ठीक है, आंसर सी इसका राइट हो जाएगा। राइट, अगला प्रश्न देख लेते हैं। 90 प्रश्न पे आ गए हैं, 90 क्वेश्चन कर चुके हैं हम लोग अभी तक। 89 और 90 नंबर पे आ चुके हैं। पहला स्टेटमेंट है 18वीं शताब्दी में कई सक्षम नेताओं के तहत सिखों ने स्वयं को जत्था नामक कई समूहों में संगठित किया था। और दूसरा स्टेटमेंट है वर्ष 1765 में खालसा ने अपना सिक्का गढ़कर सार्वभौम शासन की घोषणा की थी। दोनों ही कथन बिल्कुल सही दिए गए हैं, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला देखते हैं। अब हमसे पूछा गया जल संधि। जल संधियाँ भी बहुत ज़रूरी हैं, याद रखिए। इसमें पूछा गया बॉस्पोरस के बारे में, और ये कहाँ पर है? उत्तर पश्चिमी तुर्की में, दक्षिण पश्चिमी तुर्की में, पश्चिम अनातोलिया में, या फिर पूर्वी अनातोलिया में। देखिए, जो बॉस्पोरस की जल संधि है ये कहाँ पर है? ये उत्तर पश्चिम तुर्की में है। ठीक है, तुर्की का जो उत्तर पश्चिम स्थान है वहाँ पर है। और ये क्या करता है, ये जो बॉस्पोरस जल संधि है ये ब्लैक सी को, ठीक है, काला सागर को किससे जोड़ती है? ये सी ऑफ मरमरा से जोड़ती है। ठीक है, मरमरा सागर से जोड़ने का काम करती है। तो याद रखिएगा इसके बारे में, कौन सी है ये? बॉस्पोरस है। ठीक है, ब्लैक सी को किससे जोड़ती है? सी ऑफ मरमरा से। ठीक है, अगला देख लेते हैं प्रश्न। साइड चैनल अटैक SCA, इसके बारे में स्टेटमेंट दिए गए हैं और बताना है कौन सा सही है। ठीक है, दोनों स्टेटमेंट देख लेते हैं जल्दी से हम लोग। पहला स्टेटमेंट दिया गया, यह एक ऐसा सुरक्षा प्रक्रम है जिसका उद्देश्य किसी सिस्टम से जानकारी एकत्र करना है या प्रोग्राम के निष्पादन को प्रभावित करना है। दूसरा है इसको साइड बार अटैक भी कहा जाता है। दोनों कथन बिल्कुल सही दिए गए हमें। ओके, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। राइट, मराठों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बोला गया अत्यधिक गतिशील किसान चरवाहों कुनबी के समूहों ने मराठा सेना को आधार प्रदान किया। दूसरा बोला जाता है स्टेटमेंट बोला गया है सामान्य सैनिकों को नगद में भुगतान किया जाता था, लेकिन प्रमुख और सैन्य कमांडर को जागीर अनुदान सरंजम या मोकासा के माध्यम से भुगतान किया जाता था। अब चौथ का बोला गया है, चौथ 10% की अतिरिक्त वसूली, जबकि सरदेश मुखी क्या थी? भू राजस्व की 25% की वसूली थी। बताइए क्या सही दिया गया है? पहला कथन सही है, दूसरा कथन सही है, किंतु तीसरा कथन बिल्कुल गलत दिया गया है। इसमें क्या दिया गया है? चौथ 10% था, देख, जबकि क्या था? चौथ जमींदारों के द्वारा जो लिया जाता था वो भू राजस्व का 25% था। ठीक है, चौथ कितना होता था? 25% था, जबकि भू राजस्व कितना लिया जाता था? 10%। ठीक है, तो ये 10% था। दोनों उल्टा दे दिया गया है। ठीक है, आपस में उल्टा कर दिया गया है बस। तो इसको याद कर लीजिए तीसरे स्टेटमेंट को। और हमसे पूछा क्या गया कौन सा सही है, तो पहला और दूसरा सही है, सी ऑप्शन। अगला प्रश्न जल्दी से देखते हैं।
94 जो प्रश्न है वो फिनलैंडाइजेशन के बारे में पूछा गया है और बताया गया है। यह मॉस्को और पश्चिम के बीच सख्त तटस्थता की नीति को संदर्भित करता है, जिसका फिनलैंड ने शीत युद्ध के दशकों के दौरान पालन किया था। फिर पूछा गया है, दूसरा स्टेटमेंट में कहा गया है जो तटस्थता का सिद्धांत है केवल मैत्री और पारस्परिक सहायता के समझौते में निहित था। देखिए, पहला स्टेटमेंट सही है, दूसरा गलत है, क्योंकि जो तटस्थता का सिद्धांत है वो मित्रता और सहयोग, ठीक है, और पारस्परिक सहायता के समझौते में निहित था, जिसे किसने किया था? फिनलैंड ने अप्रैल में किया था यूएसएसआर के साथ, ठीक है। तो दूसरा कथन गलत हो जाएगा, केवल एक सही हो जाएगा। अगला देखते हैं प्रश्न। अब प्रवाल विरंजन के बारे में पूछा गया है, कोरल ब्लीचिंग के बारे में, ठीक है, और हमें इसके बारे में बताना है। स्टेटमेंट देख लेते हैं जल्दी से। जो प्रवाल विरंजन तब होता है जब मूंगे अपने जीवंत रंग को खो देते हैं और पीले हो जाते हैं। दूसरा स्टेटमेंट है प्रवाल विरंजन का प्रमुख कारण जलवायु परिवर्तन है। तो देखिए, इसमें जो पहला कथन है वो गलत है। इसमें क्या होता है, जो प्रवाल विरंजन होता है इसमें जो मूंगे होते हैं अपना जो ओरिजिनल कलर है उसको खो देते हैं, सफ़ेद हो जाते हैं। तो पहला स्टेटमेंट गलत है। दूसरा बिल्कुल सही दिया गया है, इसका प्रमुख कारण जलवायु परिवर्तन है, जिसके कारण क्या हो, जब तापमान बढ़ रहा है इसकी वजह से प्रवाल विरंजन हो रहा है। जो प्रवाल भित्तियाँ हैं वो उनमें ब्लीचिंग हो रही है, धीरे धीरे क्या हो रहा है, वो उनका कलर फेड हुआ जा रहा है और धीरे धीरे वो ख़त्म होती जा रही, नष्ट होती जा रही हैं। तो इसमें से जो सही उत्तर पूछा गया है और कौन सा सही है ये हमें बताना है। और एक सेकेंड, इसका उत्तर भी सही हो जाएगा, राइट। अब 96 प्रश्न में नैनार और अलवार के बारे में पूछा गया है। तो पहला स्टेटमेंट है नैनार और अलवार का उदय 6वीं से 7वीं शताब्दी में हुआ। दूसरा स्टेटमेंट है अलवार और नैनार की धार्मिक आत्मकथाओं की रचना 10वीं और 12वीं शताब्दी में के मध्य की गई थी। अब हमसे पूछा गया कौन सा कथन सही नहीं है। देखिए, इतने कथन सही सही आ रहे थे और अचानक से आ जाता कौन सा सही नहीं है, फिर हम लोग क्या कर देते, इसी में गलत कर देते हैं उत्तर। देख लेते हैं, नैनार और अलवार इनका जो उदय हुआ था वो 7वीं से 9वीं शताब्दी, किसमें, 7वीं से 9वीं शताब्दी के बीच हुआ था। तो पहला तो ऑप्शन गलत हो गया। दूसरा दिया गया अलवार और नैनार की धार्मिक आत्मकथाएं कब रची गई थी, 10वीं से 12वीं शताब्दी, सही दिया गया। और पूछा भी हमसे गया है कौन सा गलत है, तो ए ऑप्शन इज करेक्ट, राइट। 97 प्रश्न में पूछा गया है पुनः संयोजक डीएनए प्रौद्योगिकी के संबंध में बताना है। ये जो पुनः संयोजक डीएनए है इसको रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी बोला जाता है। इस प्रौद्योगिकी को लोकप्रिय रूप से आनुवांशिक इंजीनियरिंग के रूप में जाना जाता है, ठीक है, जेनेटिक इंजीनियरिंग जिसको बोलते हैं। और जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी है इसको प्राप्त करता होस्ट सेल में प्रविष्ट किया जाता है, नए टीके और फार्मास्यूटिकल विकसित करके स्वास्थ्य की स्थिति में सुधार करने में रिकॉम्बिनेंट डीएनए तकनीक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। देखिए, तीनों ही और जो स्टेटमेंट हैं बिल्कुल सही दिए गए हैं। जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी है इसको जेनेटिक इंजीनियरिंग के रूप में जाना जाता है। और इसमें क्या करते हैं, जो डीएनए होता है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए होता है, इसको होस्ट सेल में क्या किया जाता है, इंसर्ट कराया जाता है। तीसरा भी दिया गया है, इसमें नए टीके और नए फार्मास्यूटिकल्स भी विकसित किए जाते हैं, वैक्सीन वगैरह, ठीक है। तो ये इसमें तीनों स्टेटमेंट हमारे करेक्ट हो जाएंगे और ऑप्शन हमारा डी राइट हो जाएगा, ओके। 98 प्रश्न है शंकराचार्य ने अपने आसपास की दुनिया को एक भ्रम माना था और रामानुजाचार्य ने विशिष्टाद्वैतवाद के सिद्धांत को प्रतिपादित किया था। देखिए, ये इस तरह के प्रश्न काफ़ी पूछे जाते हैं और दोनों ही स्टेटमेंट हमको बिल्कुल सही दिए गए हैं। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक। अब 99 नंबर का जो प्रश्न है वो पूछ रहा है उभरती बाजार अर्थव्यवस्था के संदर्भ में बताना है। यह एक ऐसी अर्थव्यवस्था है जो विकसित बाजार अर्थव्यवस्था में परिवर्तित हो रही है और जैसे जैसे एक उभरती बाजार अर्थव्यवस्था विकसित होती है यह आमतौर पर वैश्विक अर्थव्यवस्था के साथ अधिक एकीकृत हो जाती है। तीसरा स्टेटमेंट है यह अधिक परिपक्व बाजारों की तुलना में तेजी से सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि की अपनी प्रवृत्ति के कारण अच्छा निवेश कर सकते हैं। तीनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट दिए गए हैं, ठीक है। तो ऑप्शन डी जो है वो हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। जो लास्ट क्वेश्चन दिया गया है वो डीप ओशन मिशन पे दिया गया है, इसके बारे में बताना है। जो डीप ओशन मिशन है वो भारत सरकार की ब्लू इकोनॉमी पहल का समर्थन करने के लिए एक मिशन मोड परियोजना है। और सेकंड स्टेटमेंट है मत्स्य 6000, ये भारत का पहला मानव युक्त महासागर मिशन है
और तीसरा स्टेटमेंट है समुद्रयान एवं एक मानव युक्त सबमर्सिबल वाहन है। हमें बताने हैं तीनों स्टेटमेंट में से कौन सा स्टेटमेंट सही है। देखिए पहला स्टेटमेंट सही है और दूसरे और तीसरे को इंटरचेंज कर दिया गया है। जो मत्स्य 6000 है वो मानव युक्त सबमर्सिबल वाहन है और जो समुद्रयान है ये पहला जो है भारत का मानव युक्त महासागर मिशन है। ठीक है, इसके बारे में आप अच्छे से स्टेटमेंट पढ़ लीजिए और हमारा ऑप्शन जो हो जाएगा इसमें केवल एक सही हो जाएगा। हमने इस तरह से पूरे 100 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं इस टेस्ट सीरीज़ के। आई होप आप सभी को ये टेस्ट सीरीज़ बहुत पसंद आई होगी और इससे आपके एग्ज़ाम में ज़रूर ही सहायता मिलेगी, काफ़ी अच्छा आप स्कोर कर सकें, इसलिए टेस्ट सीरीज़ चलाई जा रही है। हिंदी माध्यम में अभी इस टेस्ट सीरीज़ को दिया जा रहा है, इंग्लिश में भी ये आपको मिल जाएगी। तो आप लोग इससे बहुत अच्छे से तैयारी कीजिए और आपका जैसा भी रिस्पांस है आप प्लीज़ कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए और लोगों तक भी शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।